अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एथिकल हैकिंग बेसिक्स ऑन उर्दू आईटी अकेडमी। आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है और आज के लेक्चर में हम मेटास्प्लॉइट, एनमैप और नेसेस के पार्ट 2 को कवर कर रहे हैं। हमने अपने अभी तक के प्रीवियस लेक्चर में इनका पार्ट 1 कवर कर लिया है और अब पार्ट 2 को आज के लेक्चर में देखते हैं। तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में एनमैप की कुछ स्कैनिंग टेक्निक्स के ऊपर बात करी थी कि स्टेल्थ स्कैन क्या होता है, टीसीपी कनेक्ट स्कैन क्या होता है, यूडीपी स्कैन क्या होता है। और हमने ये समझा था कि एनमैप जिस तरह से स्कैनिंग टेक्निक्स अप्लाई करता है, तो बेसिकली एनमैप करता क्या है कि आपका जो टीसीपी हेडर है उसके फ्लैग्स की बिट्स को मैनिपुलेट करता है। फॉर एग्जांपल सिन की बिट को मैनिपुलेट कर रहा है, या अगर एक्समा से स्कैन कर रहा है तो फिन या अर्जेंट या पुश्ड की बिट को मैनिपुलेट कर रहा है। तो इन बिट्स को मैनिपुलेट करते हुए एनमैप जो है अपने टारगेट को क्राफ्टेड पैकेट्स भेजता है और बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स फ्रॉम टारगेट मशीन एनमैप ये डिटरमिन करने की कोशिश करता है कि वेदर द पोर्ट इज ओपन और पोर्ट इज क्लोज्ड। ठीक हो गया। तो जिन लोगों ने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा, आई वुड हाईली रिकमेंड कि वो सारे प्रीवियस लेक्चर्स देखें, उसके बाद आज के लेक्चर पे आएँ और पार्ट 2 को कवर करें। तो आज के लेक्चर में फ्लैग्स या स्कैनिंग टेक्निक्स के ऊपर बात नहीं कर रहा। आज के लेक्चर में हम बात ये करेंगे कि जब हमने एनमैप का एक स्कैन रन कर दिया तो उसका रिस्पॉन्स एंड रिजल्ट क्या कहता है। ठीक हो गया। तो इस पे रिस्पॉन्स एंड रिजल्ट्स पे जाने से पहले एक बात कि जब भी कोई भी कॉर्पोरेट नेटवर्क आप स्कैन कर रहे होते हो या उस तक रीचेबिलिटी बनाने की कोशिश कर रहे होते हो, तो हमेशा बीच में एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं फायरवॉल। वो फायरवॉल आईपीएस की शक्ल में भी हो सकती है, वो फायरवॉल जो है किसी होस्ट बेस्ड फायरवॉल भी हो सकती है, वो नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल भी हो सकता है। बट इन कॉर्पोरेट नेटवर्क्स फायरवॉल्स होते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम जो आप किसी भी एप्लीकेशन को पर्टिकुलर पोर्ट पे रीच करने की कोशिश कर रहे होते हो, तो या तो वहाँ पे आईपी ट्रांसलेशन हो रही होती है या पोर्ट ट्रांसलेशन हो रही होती है, या तो वहाँ पे एड्रेस ट्रांसलेशन होती है या पोर्ट ट्रांसलेशन होती है। तो बेस्ड ऑन दैट थिंग एनमैप जो है आपको रिस्पॉन्स एंड रिजल्ट्स बता रहा होता है कि फॉर एग्जांपल मैं एक एनमैप का स्कैन भी साइट पे एग्जीक्यूट कर देता हूँ। ये मेरा शेल खुला हुआ है टर्मिनेटर, में इस पर खोल देता हूँ ताकि मुझे काम करने में आसानी हो। ठीक हो गया। सूडो एनमैप और -SS स्टेल्थ स्कैन -P, मैं ये 4 पोर्ट स्कैन करता हूँ 139 और मेरा टारगेट एड्रेस है 192.168.0.104। ये मेरी बाहर वाली विंडोज़ 10 की मशीन है, इसको मैं स्कैन कर रहा हूँ। अच्छा, अब मेरा स्कैन कंप्लीट हो गया। तो बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स फ्रॉम द टारगेट मशीन मुझे ये इसने बता दिया कि पोर्ट 139 इज़ ओपन और इसके पीछे नेट बायोस की सर्विस चल रही है। पोर्ट 445 इज़ ऑल्सो ओपन और इसके पीछे माइक्रोसॉफ्ट डीएस की सर्विस चल रही है। पोर्ट 1122 इज़ फिल्टर्ड और पोर्ट 3389 इज़ ऑल्सो फिल्टर्ड। मीन्स के ऊपर की जो 2 पोर्ट हैं ये ओपन है, एप्लीकेशन ने रिस्पॉन्ड कर दिया कि मैं ओपन हूँ, बट नीचे की जो 2 पोर्ट्स हैं ये फिल्टर्ड है। अब इनका मतलब क्या होता है, इस पे बात कर लेते हैं। ओपन पोर्ट का मतलब ये है कि जो भी एप्लीकेशन उस आईपी पे, टारगेट आईपी पे चल रही है, वो एक्टिवली टीसीपी कनेक्शंस को रिस्पॉन्ड कर रही है। मींस के पोर्ट इज 100% ओपन, यू आर 110% श्योर कि उस टारगेट आईपी के पीछे उस पर्टिकुलर पोर्ट पे वो सर्विस चल रही है, पोर्ट इज ओपन। ठीक हो गया। अब अगेन सेकंड थिंग इज कि क्लोज्ड का क्या मतलब होता है। पोर्ट इज क्लोज्ड का मतलब ये कि उस पर्टिकुलर टारगेट के पीछे उस पर्टिकुलर पोर्ट पे कोई सर्विस नहीं चल रही। एनमैप इज 100% श्योर दैट द पोर्ट इज क्लोज्ड। ओपन का पोर्ट, ओपन का मतलब क्या हो गया कि पोर्ट ओपन है। अगर मैंने पोर्ट 80 स्कैन करा और मुझे पोर्ट 80 का रिजल्ट मिला ओपन, तो मीन्स के पोर्ट इज ओपन। अगर मैंने पोर्ट 443 स्कैन करी और मुझे उसका रिस्पॉन्स मिला कि क्लोज्ड, तो मीन्स के पोर्ट इज क्लोज्ड। इट्स 110% श्योर के पोर्ट इज क्लोज्ड। और फिल्टर्ड का मतलब क्या होता है, देखें अभी मैंने आप लोग को एक बात बताई थी कि जब भी आप किसी भी कॉर्पोरेट नेटवर्क को स्कैन कर रहे होते हैं तो बीच में कोई ना कोई फायरवॉल लगा हुआ होता है। दैट कुड बी इन फॉर्म ऑफ नेटवर्क फायरवॉल, दैट कुड बी इन फॉर्म ऑफ होस्ट फायरवॉल।
होस्ट फायरवॉल क्या हो सकता है कि मेरे फॉर एग्जांपल मैं अभी विंडोज़ 10 की मशीन यूज़ कर रहा हूँ, जो मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अपना फायरवॉल भी है, जो जिसको मैं विंडोज़ फायरवॉल कह के हाईलाइट कर रहा हूँ। तो वो क्या करता है, फायरवॉल क्या करता है, ये मैंने यहाँ क्लिप आर्ट भी लगाया हुआ है। फायरवॉल क्या करता है कि फायरवॉल जो है बीच में आ जाता है और वो सिर्फ उन पर्टिकुलर पोर्ट्स पे बाहर से कनेक्शन अंदर आने देता है जो कि उसके फायरवॉल के रूल्स में अलाउड हैं। आई बिलीव कि जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो ये चीज़ एक्सपीरियंस भी करते होंगे। कभी से हमारे पास जो है पर्टिकुलर लोगों की रिक्वेस्ट आती है इन फॉर्म ऑफ सीआरएफ के भाई जो एप्लीकेशन डेवलपर्स होते हैं या जो डिफरेंट टीम्स में टेक्निकल टीम में काम कर होते हैं कि भाई बाहर से जो है ये पर्टिकुलर पोर्ट पर्टिकुलर आईपीस पे अलाउ करा दें। क्यों? क्योंकि बाहर से उनको कोई सर्विस वो एक्सपोज कर रहे होते हैं पर्टिकुलर पोर्ट पे, जो कि इंटरनेट से ट्रैफिक अंदर आना होता है, तो फिर वो पोर्ट ओपन करवाते हैं फायरवॉल पे। तो जब हमारे पास nmap के रिस्पॉन्स में फिल्टर्ड आता है तो इसका मतलब ये है कि कोई बीच में देर इज समथिंग इन बिटवीन द हैकर्स मशीन एंड द टारगेट मशीन। और बीच में क्या चीज़ हो सकती है जो कि फिल्टर कर रही है? दैट कुड बी द फायरवॉल। अब फायरवॉल क्या कर रहा है कि फायरवॉल जो है nmap के जो प्रोब्स हैं, nmap की जो रिक्वेस्ट है, जो nmap पोर्ट तक रीच करने की रीचेबिलिटी बनाने की कोशिश कर रहा है, फायरवॉल उसको ब्लॉक कर रहा है। फायरवॉल इज नॉट अलाउइंग दैट nmap या इज नॉट अलाउइंग द प्रोब्स फ्रॉम द nmap टू रीच दैट पर्टिकुलर पोर्ट। इसलिए nmap ने क्या कह दिया कि भाई ये जो पोर्ट है ये फिल्टर्ड है, आई कैन नॉट रीच टू दैट पोर्ट। और जब क्योंकि पोर्ट फिल्टर है तो nmap डिटरमिन नहीं कर सकता कि ये पोर्ट ओपन है या क्लोज है, इसलिए nmap कह देता है कि पोर्ट फिल्टर्ड है। आई डोंट नो वेदर द पोर्ट इज ओपन और क्लोज्ड बट इट इज फिल्टर्ड। क्यों फिल्टर्ड क्यों है? क्योंकि बीच में कोई फिल्टर लगा हुआ है, फिल्टर इन फॉर्म ऑफ नेटवर्क फायरवॉल और फिल्टर इन फॉर्म ऑफ होस्ट फायरवॉल, और इट कुड बी एनी आईपीएस, इट कुड बी एनीथिंग। नेक्स्ट थिंग इज कि नॉन फिल्टर्ड क्या होता है। अब नॉन फिल्टर्ड जो है ना वो फिल्टर्ड का बिल्कुल उलट होता है। नॉन फिल्टर्ड में क्या होता है कि इसमें भी nmap still is not able to determine और identify whether the port is open or closed, but nmap को ये ज़रूर पता है कि भाई ये जो है ना बीच में कोई फिल्टर नहीं लगा हुआ। मीन्स के इट्स nmap आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा कि whether the port is open or closed, but it's not because of any filter in between the attacker machine and the target machine। मीन्स के थोड़ा सा देसी ज़बान में समझाता हूँ। nmap ने रिक्वेस्ट करी एक टारगेट आईपी को कि बताओ मुझे पोर्ट 1563 इज़ ओपन और क्लोज्ड। तो nmap को रिस्पॉन्स मिला कि इट्स नॉन फिल्टर्ड पोर्ट। तो nmap ने क्या आइडेंटिफाई करा या मैंने क्या आइडेंटिफाई करा इस बात से कि यार पोर्ट मुझे नहीं पता चल सकता कि ओपन है या क्लोज्ड है, बट ये ज़रूर पता चल गया कि बीच में कोई फायरवॉल नहीं है। देयर इज़ नो नथिंग फिल्टर in between my machine and the target machine। कोई चीज़ फिल्टर नहीं कर रही बट स्टिल इट्स नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि पोर्ट ओपन है या क्लोज है। ठीक हो गया। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि ओपन स्टेट क्या होती है। ओपन स्टेट का मतलब ये है कि जो एप्लीकेशन है टारगेट मशीन पे वो एक्टिवली कनेक्शन एक्सेप्ट कर रही है, पोर्ट इज़ 110% ओपन। क्लोज का क्या मतलब है कि उस टारगेट मशीन पे उस पर्टिकुलर पोर्ट पे कोई सर्विस नहीं चल रही। nmap इज 110% श्योर कि पोर्ट इज क्लोज्ड ऑन दैट पर्टिकुलर टारगेट मशीन। फिल्टर्ड का क्या मतलब है? फिल्टर्ड का मतलब ये है कि कोई फायरवॉल बीच में है जो कि nmap को आइडेंटिफाई नहीं करने दे रहा वेदर द पोर्ट इज ओपन और क्लोज्ड। बीच में फायरवॉल है और nmap आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा जिस वजह से कि पोर्ट ओपन है या क्लोज्ड है। नॉन फिल्टर्ड का क्या मतलब है? नॉन फिल्टर्ड का मतलब ये है कि nmap स्टिल इज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि पोर्ट ओपन है या क्लोज है। nmap अभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, बट इट्स नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग के जो प्रिवेंट कर रही है nmap को वहां तक जाने से। nmap टारगेट मशीन्स तक nmap ने अपने प्रोब्स या अपनी रिक्वेस्ट भेज दी, लेकिन स्टिल nmap इज नॉट एबल टू डिटरमिन कि वो पोर्ट ओपन है या क्लोज है। नॉन फिल्टर्ड के केस में बीच में कोई फिल्टर नहीं लगा हुआ, बीच में कोई फायरवॉल नहीं है, बीच में कोई फायरवॉल नहीं है, कोई होस्ट बेस्ड फायरवॉल नहीं है, कुछ रोक नहीं रहा है nmap को, कोई चीज़ फिल्टर नहीं कर रही है nmap के प्रोब्स को, इसलिए हम इसको कह रहे हैं नॉन फिल्टर्ड। और क्योंकि हमें स्टेट नहीं पता चल रही कि पोर्ट ओपन है या क्लोज्ड है, तो इसमें मतलब कोई हमारे पास स्टेटस नहीं है कि पोर्ट वेदर द पोर्ट इज ओपन और क्लोज्ड। ठीक हो गया।
तो इसमें एक और चीज़ कि यहाँ पे मैंने जो स्कैन चलाया था, जस्ट कि एक दफ़ा मैं अगर रिस्पॉन्स बताना चाह रहा हूँ, मैं अगर -O लगा लेता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम एनुमरेशन के लिए। मैं सिर्फ पर्टिकुलर पोर्ट्स को इसलिए स्कैन कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो स्कैनिंग के ऊपर। ठीक हो गया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को मैंने स्कैन करा और इसने मुझे जो ऑपरेटिंग सिस्टम का गैस बता दिया कि भाई इट्स माइक्रोसॉफ्ट में विंडोज़ 7 है, 2008 है, या माइक्रोसॉफ्ट का फ़ोन है। 90% इट्स श्योर कि ये माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड 87 श्योरिटी से ये कह रहा है कि आया हो सक इट माइट बी पॉसिबल कि ये कोई सिस्को का एम्बेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो बट स्टिल एग्रेसिव ऑपरेटिंग सिस्टम गैस के मुताबिक विंडोज़ 7 पे इसने जो है माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इसने ज़्यादा चांसेस बताए हैं। ठीक हो गया। और बाकी जो है मतलब माइट बी पॉसिबल अगर मैं इसको सिर्फ तमाम पोर्ट्स के ऊपर स्कैन करूं तो हो सकता है कि ये अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का जो गैस मुझे बता रहा है ये इसको और ज़्यादा एक्यूरेसी की तरफ ले जाए। ठीक हो गया। तो ये था मेरा एनमैप। और एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि देखें, मैंने अभी तक आप लोगों को जो भी एनमैप पढ़ाया, ठीक है, हमने एनमैप की स्कैनिंग टेक्निक्स के ऊपर बात करी, हमने हमने ये तमाम फ्लैग्स को पढ़ा था एनमैप के। ठीक है, हमने एनमैप से स्पूफिंग को भी पढ़ा था कि स्पूफ किस तरह से कर सकते हैं, कि किसी पर्टिकुलर आईपी से स्पूफ करते हुए टारगेट मशीन को स्कैन करना। हमने जो है टाइम बेस जो है स्कैन्स भी पढ़े थे। टाइम बेस स्कैन किस तरह से हो सकता है कि मैं थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे, कि मैंने जो है ना सिर्फ फॉर एग्जांपल मेरा ये स्कैन है तो मैं यहाँ पे -T, और अगर मैं -T5 कर दूंगा तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट और एग्रेसिव स्कैन होगा, और अगर -T1 कर दूंगा तो ये थोड़ा स्लो स्कैन हो जाएगा। इसकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो अल्लाह भला करे -T0 से लेके -T5 तक होती हैं। मैंने यहाँ पे बताया हुआ है T0 से T5 तक होती हैं, और ये मैं T1 कर रहा हूँ, मतलब ये बहुत स्लो स्कैन में करने लगा हूँ। और अब बस ये स्कैन चलता रहेगा। और इसकी मैंने अपने लास्ट लेक्चर में वजह भी बताई थी कि हम अपने स्कैन्स को स्लो इस वजह से करते हैं ताकि जो भी फायरवॉल लगा हुआ है बीच में उसको एवेड करा जा सके। अगर कंटिन्यूसली एग्रेसिवली एनमैप के प्रोब्स आ रहे होंगे तो फायरवॉल कैन इजीली आइडेंटिफाई कि भाई ये जो है ना इस आईपी से ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा रश आ रहा है, और ये जो है स्कैन का ट्रैफिक लग रहा है कि कोई स्कैन करने की कोशिश कर रहा है पोर्ट्स को। तो जो फायरवॉल्स होते हैं, जो आईपीएस होते हैं, वो उसको ब्लॉक कर देते हैं, उस पर्टिकुलर आईपी को या उन पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर देते हैं। तो एनमैप के ऑप्शन देता है कि एनमैप कहता है कि भाई आप जो है अपने स्कैन को स्लो और फास्ट कर दो। मीन्स कि अगर आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव स्कैनिंग करनी है तो आप -T5 कर लो, थोड़ा स्लो करना है तो आप -T4 कर लो, और ज़्यादा स्लो करना है तो -T3 कर लो, और बिल्कुल ही स्लो करना है तो -T0 कर लें आप। ठीक हो गया। तो ये एनमैप हमें ऑप्शन देता है। अब आप ये देखें कि मैंने पहले जो स्कैन करा था ये कितनी जल्दी हो गया था, और अभी तक मेरे पास जो है ना यहाँ पे एनमैप का जो है स्कैन का रिजल्ट नहीं आया। ये टाइम लेगा काफ़ी, उसके बाद मेरे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक हो गया। तो टाइम बेस हम इस तरह से टाइम डिफाइन करते हैं कि भाई किस तरह से स्कैन करना है। पोर्ट्स -P से यूज़ कर रहे होते हैं कि मतलब हमने कौन सी पोर्ट्स करनी है। -P माइनस यूज़ करेंगे तो मतलब तमाम पोर्ट्स को हम कर लेंगे। अच्छा, स्क्रिप्ट स्कैनिंग के लिए हम जब एक लैब करेंगे तो वहाँ पे कुछ एनमैप के स्क्रिप्ट्स भी मैं यूज़ करूँगा। तो यहाँ तक तो हम एनमैप को देखेंगे। ठीक हो गया। और आज के लेक्चर में हमने रिस्पॉन्स एंड रिजल्ट्स पे भी बात करी, ओपन क्लोज फिल्टर्ड और नॉन फिल्टर्ड पोर्ट्स क्या होती हैं इन पे बात करी। अब जो बात रहेगी कि गेटिंग मोर इनटू एनमैप, इसके लिए भाई आपको करना ये पड़ेगा कि मैंने अभी तक जो एनमैप आप लोग को पढ़ाया शायद 30% या 40% तक ही पढ़ाया होगा। एनमैप इज समथिंग मोर, मेरे लेक्चर से बहुत आगे है एनमैप। तो इसको पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए मैं जो तरीका खुद अप्लाई करता हूँ वो आप लोगों को भी बता रहा हूँ। यहाँ जाएं nmap.org पे, और यहाँ पे आप देखेंगे प्रॉपर चैप्टर वाइज आपके तमाम जो है पूरा मतलब इन्होंने एक आर्टिकल और प्रॉपर इंडेक्स वाइज
चैप्टर वाइज इन्होंने यहाँ पे सारे आर्टिकल्स लिख के डाले हुए हैं कि कौन सा स्कैन किस तरह से किया जा सकता है। ये चैप्टर 5 पे मैंने लिंक लगाया हुआ था। फॉर एग्जांपल चैप्टर 5 पोर्ट स्कैनिंग टेक्निक्स एंड एल्गोरिथम, ये आप देख रहे हैं, ठीक हो गया। और यहाँ पे अगर मैंने लास्ट लेक्चर में एसएस बताया था, स्टेल्थ स्कैन क्या होता है, तो ये मैंने यहाँ पे आ गया। तो ये पूरा स्टेल्थ स्कैन क्या होता है, किस तरह से काम करता है, उसके प्रोब्स रिक्वेस्ट किस तरह से होती हैं, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसी तरह से ये हमारा जो प्रीवियस में आ गया यहाँ से, तो इस प्रीवियस चैप्टर था पोर्ट स्कैनिंग ओवरव्यू, चैप्टर नंबर 4। और इसको यहाँ पे आप आएँ और इसको पढ़ें, और इससे होगा ये कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट ज़्यादा खुलेंगे, आप लोग को ज़्यादा नॉलेज गेन होगा। और मतलब ये मेरा तरीका है, मैं जिस तरह से करता हूँ, मैं इन साइट्स पे जाता हूँ, ये एनमैप की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जाके इन आर्टिकल्स को पढ़ के नॉलेज गेन करता हूँ। ठीक हो गया। तो सिर्फ मेरे लेक्चर्स पे रिलाई नहीं करें, इन जगहों पे भी जाएं और जाके इनको मज़ीद पढ़ें और स्टडी करें। अच्छा, एक और चीज़ जो यहाँ पे nmap.org पे है, जो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, ये आपको जो है ना सिक्योरिटी टूल्स के बारे में भी बताता है कि भाई टॉप सिक्योरिटी टूल्स क्या चल रहे हैं। तो नंबर 1 पे यहाँ पे वायरशार्क आ रहा है, और मुझे याद पड़ता है कि हमने अपने एक लेक्चर में वायरशार्क को भी यूज़ करा था। और मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो स्निफिंग का जो लेक्चर होगा उसमें हम वायरशार्क को यूज़ करेंगे। और जो है वायरलेस पेनिट्रेशन के लेक्चर में भी मैं वायरशार्क यूज़ करके बताऊंगा आप लोगों को कि किस तरह से होता है। हाँ, हमने लास्ट लेक्चर में वायरशार्क यूज़ करा था, मुझे याद आ गया, जो मैं आपको एनमैप से स्पूफिंग दिखा रहा था। हमने एक पर्टिकुलर आईपी को इस से स्पूफ करते हुए टारगेट मशीन को स्कैन करा था। उसमें मैंने आप लोग को वायरशार्क के ऊपर दिखाया था कि स्पूफ आईपी किस तरह से आ रहा है और एनमैप का स्कैन किस तरह से चल रहा है टारगेट मशीन पे। ठीक हो गया। मेटास्प्लॉइट नंबर 2 पे, नेसेस नंबर 3 पे, एयर क्रैक, ये शुरू के ये चारों टूल्स हमारे इस एथिकल हैकिंग के कोर्स में कवर्ड हैं। ठीक हो गया। स्नॉट नहीं है, कैनेबल है, बैक ट्रैक इज़ ऑल्सो कॉल्ड काली लिनक्स। और मतलब ये हम टूल्स को हम कहीं ना कहीं सबको करेंगे। और बर्ब भी मैं सोच रहा हूँ कि बर्ब की जो है एक शक्ल आप लोगों को दिखा दी जाए कि क्या होती है। शायद हम एच पिंग भी कहीं ना कहीं यूज़ करें। तो यहाँ पे आएँ और आके ये टूल्स देखें कि क्या होते हैं, किस तरह से इनको यूज़ किया जा सकता है। और देखें, जितना मतलब आप जाके डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे ना, उतनी ज़्यादा नॉलेज आप लोगों को गेन होगी। तो ये मेरा तरीका है कि मैं इस तरह से जाके चीज़ों को डिस्कवर करता हूँ और नॉलेज अपनी गेन करता हूँ। ठीक हो गया। तो ये है एनमैप के बारे में। और ज़्यादा पढ़ने के लिए आप इस लिंक पे जाएं, nmap.org के ऊपर पूरी इनकी बुक पब्लिश हुई हुई है, और उसको स्टडी करें। नेक्स्ट, मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। हमने अपने लास्ट कुछ लेक्चर्स में, मेरा ख्याल है प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर था शायद, जिसमें हमने एक क्विक पेंटेस्ट लैब करी थी। उसमें हमने मेटास्प्लॉइट के बारे में पढ़ा था कि भाई मेटास्प्लॉइट बेसिकली क्या है, कि इज़ अ कलेक्शन ऑफ मैनी 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 एक्सप्लॉइट, जो कि एक फ्रेमवर्क में लाके उन्होंने आपको दे दिए हैं। उसको आप यूज़ करते हैं विद सम कलेक्शन ऑफ पेलोड्स, ऑक्सिलरीज एंड एनकोडर्स। तो बेसिकली एक जस्ट शॉर्ट रिकैप दे रहा हूँ, वरना तो हमने बड़ी डिटेल में बात करी थी कि वल्नरेबिलिटी क्या होती है, एक्सप्लॉइट क्या होते हैं, पेलोड्स क्या होते हैं, ऑक्सिलरी क्या होते हैं, एनकोडर्स क्या होते हैं। बट एक क्विक रिकैप देता हूँ। एक्सप्लॉइट्स क्या होते हैं? एक्सप्लॉइट एक ऐसा पीस ऑफ कोड होता है जिससे आप किसी वल्नरेबिलिटी को अब्यूज कर दें। वल्नरेबिलिटी को अब्यूज आप एक्सप्लॉइट्स के थ्रू करते हैं। मीन्स के अगर एक रूम है, एक लॉकर है, उस लॉकर के अंदर कुछ ज्वेलरी रखी हुई है, और मुझे पता है कि यार इस लॉकर का जो ताला है या जो लॉक है, उसको पर्टिकुलर मैं मास्टर की से अनलॉक कर सकता हूँ। तो वो जो पर्टिकुलर मास्टर की है ना, वो एक्सप्लॉइट है। ठीक हो गया। एक्सप्लॉइट से मैंने उसकी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करा और उस लॉकर का मैंने ताला खोल लिया। अब जब मैंने लॉकर का ताला खोल लिया, तो अब मैं एक्सप्लॉइट से मैंने उस तक एक्सेस गेन कर लिया। अब मैं क्या करूँगा कि अब मैं लॉकर में जाके उससे ज्वेलरी निकालनी है। तो मैं ज्वेलरी किस तरह से निकाल सकता हूँ? मैं जो है अगर वो कोई बड़ा बैंक का लॉकर है जिसके अंदर हम कैश रखते हैं, वो मैसिव लॉकर्स होते हैं, तो मैं ट्रॉली पूरी अंदर लॉकर रूम के अंदर लेके जा सकता हूँ और उसके अंदर पूरे कैश या ज्वेलरीज गिरा के बाहर लेके आ सकता हूँ, या मैं अपने हाथों को एज अ पेलोड यूज़ कर सकता हूँ। तो बेसिकली पेलोड एक ऐसा पीस ऑफ कोड है जिससे हम अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं। हमने अपनी क्विक पेंटेस्ट लैब में हमने दो पेलोड यूज़ करे थे। एक जेनेरिक पेलोड था और एक जो पेलोड था वो मीटरप्रेटर था। मीटरप्रेटर हमने ये देखा था कि काफ़ी एडवांस किस्म का पेलोड था
जिसके थ्रू हमने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करा था। हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अपने पेलोड के थ्रू अचीव करते हैं, एक्सप्लॉइट के थ्रू अचीव नहीं करते हैं। एक्सप्लॉइट से हम एक्सेस गेन करते हैं, एक्सेस गेन कर लिया, वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट हो गई, हम उस सिस्टम में इन हो गए। अब क्या करना है, ऑब्जेक्टिव वो सिस्टम में इन होना थोड़ी था, ऑब्जेक्टिव तो ये था कि उस सिस्टम में जो डेटा पड़ा हुआ है वो उठाना है, या उस सिस्टम के यूज़र को एक्सप्लॉइट करना है, या उस सिस्टम के यूज़र को स्पाई करना है। तो हमने अपनी लैब में, प्रीवियस क्विक पेन टेस्ट लैब में हमने क्या करा था कि हमने उस सिस्टम से कुछ डेटा उठाया था, हमने उस सिस्टम के अंदर फिर की लॉगर भी इंजेक्ट करा था। तो हमने क्या करा था कि हमने मीटरप्रेटर को जब देखा था तो मीटरप्रेटर काफ़ी ज़्यादा एडवांस किस्म का पेलोड था। हमने उस पेलोड के थ्रू हमने अपना जो ऑब्जेक्टिव अचीव करा था। और जब हम जेनेरिक पेलोड यूज़ कर रहे थे तो हम अपना तीन ऑब्जेक्टिव थे, तीन में से सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव अचीव करा था, बाकी दो ऑब्जेक्टिव हम जेनेरिक पेलोड से नहीं अचीव कर पा रहे थे। तो हमने अपना पेलोड मॉडिफाई करा। ठीक हो गया। ऑक्सिलरीज क्या होते हैं मेटास्प्लॉइट में? ऑक्सिलरीज आर सिंपल स्कैनर, और ऑक्सिलरी से हम ये चेक कर लेते हैं कि भाई आया कि ये सिस्टम पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी के ऊपर वल्नरेबल है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर इटर्नल ब्लू का हम ऑक्सिलरी स्कैनर यूज़ करें तो हम उसके ऑक्सिलरी से ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई ये सिस्टम इटर्नल ब्लू के ऊपर वल्नरेबल है। ऑक्सिलरी सिर्फ ये बताता है। एक्सप्लॉइट हम एक्सप्लॉइट के थ्रू करेंगे। ठीक हो गया। एनकोडर्स क्या होते हैं? एनकोडर्स को हम यूज़ करते हैं फायरवॉल्स कह रहा हूँ, एंटीवायरसेस को अवॉइड करने के लिए। ठीक हो गया। एनकोडर क्या करता है कि आपके एक्सप्लॉइट को या पेलोड्स को एनकोड कर देता है। जब वो एनकोड हो जाते हैं तो उनके जो सिग्नेचर्स होते हैं, या जिसको हम चेकसम वैल्यू कहते हैं, वो चेकसम वैल्यू या वो जो हैश होता है वो चेंज हो जाता है। जब वो चेंज हो जाता है तो वो उस एंटीवायरस के सिग्नेचर्स की लाइब्रेरी में या डिक्शनरी में नहीं होता, जिसकी वजह से एंटीवायरस उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता और वो एक्सप्लॉइट या पेलोड आपका उस सिस्टम पे एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इनकोडर्स हम यूज़ करते हैं अपने एक्सप्लॉइट को या पेलोड को इनकोड करने के लिए। ठीक हो गया। उसके बाद एक आखिरी चीज़ कि जो भी हमारा एक्सप्लॉइट का मॉड्यूल होता है या पेलोड का मॉड्यूल होता है, इनके सेपरेट ऑप्शंस होते हैं, जिसको हम देख सकते हैं शो ऑप्शंस की कमांड यूज़ करते हुए। तो शो ऑप्शंस की कमांड यूज़ करने के बाद उनके पर्टिकुलर पैरामीटर्स होते हैं, जिनके जो कि लाजमी कुछ रिक्वायर्ड होते हैं, कुछ रिक्वायर्ड नहीं होते लाजमी। तो हम उनको सेट कर सकते हैं यूजिंग द सेट कमांड। ये सब हमने करा था। और मैं ये देख रहा हूँ कि अगर एक छोटा सा ओवरव्यू, ये देखें, ये अभी तक स्कैन कंप्लीट नहीं हुआ एनमैप का जो स्कैन था। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे T1 यूज़ कर लिया। ये बहुत ही ज़्यादा स्लो स्कैनिंग है। ठीक हो गया। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, या फिर चलने दें, मैं स्क्रीन को अपनी स्प्लिट कर लेता हूँ। ये फ़ायदा होता है टर्मिनेटर का, ये जो मैंने इंस्टॉल करा हुआ है। ये भी मैंने आप लोग को बताया था जब हम अपने एनवायरनमेंट को ट्यून कर देते हैं। मेटास्प्लॉइट खोलने के लिए, रन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए जो कमांड है वो है msf कंसोल। msf कंसोल, ये मैंने msf कंसोल डाल के एंटर करा, और ये मैं अब वेट करता हूँ कंसोल आने का। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोग को बताना भूल गया। मैं मेटास्प्लॉइट कह रहा हूँ, काली लिनक्स की अभी कुछ दिनों पहले लेटेस्ट रिलीज़ आई है, और 2019 की रिलीज़ है ये, 2019 1। ठीक हो गया। और 2019 की ये पहली रिलीज़ है। तो आई वुड प्रेफर कि आप लोग ये वाला वर्जन यूज़ करें, क्योंकि इस वाले वर्जन में काली लिनक्स की 2019 की जो रिलीज़ है, इसके अंदर मेटास्प्लॉइट 5 आ गया है। इन्होंने मेटास्प्लॉइट इसके अंदर अपडेट कर दिया है। तो आई वुड रिकमेंड, मैंने भी अभी ये डाउनलोड नहीं करा, मैं अभी इस लेक्चर के बाद शायद इसको डाउनलोडिंग पे लगा दूँ। और हो सकता है कि, क्योंकि मेरे पास एक दो लोगों के मैसेजेस आए थे कि भाई काली लिनक्स अपडेट नहीं हो रही, प्रॉब्लम आ रही है। मैंने ये अपने लेक्चर में बात कही भी थी कि काली लिनक्स में रिपॉजिटरीज का काफ़ी चैलेंज है, मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा फेस हुआ। समटाइम्स मैंने रिपॉजिटरीज को फिक्स भी करा और फिर वो अपडेट हो जाती थी, बट अगेन नेक्स्ट अपडेट में कभी ना कभी फिर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती थी। वो प्रॉब्लम इतना फ्रीक्वेंट था कि मैंने ये करा कि जो टूल्स मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ उनको मैंने अपनी उबंटू की एक मशीन बनाई, उसको मैं हैकबन कहता हूँ। उस हैकबन के अंदर मैंने वो सारे टूल्स इंस्टॉल कर लिए, और फिर मैं उनको वहाँ पे अपडेट कर करके ईजीली यूज़ कर रहा होता हूँ। अच्छा भाई, मेरी जो उबंटू की मशीन है उस पर मेटास्प्लॉइट कुछ प्रॉब्लम कर रहा था। मुझे नहीं पता क्यों प्रॉब्लम कर रहा था, अभी मैं उसको ट्रबल शूट करूँगा। बट फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन एंड प्रैक्टिकल फिर मैंने काली लिनक्स बूट कर लिया और इस पर मैं करूँगा। तो मेटास्प्लॉइट स्टार्ट करने के लिए, रन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए जो कमांड है वो है msf console। ठीक हो गया। जब आप msf console रन करेंगे तो मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क स्टार्ट हो जाएगा।
ठीक हो गया, मेटास्प्लॉइट मेरे पास आ गया। और जो है यहाँ पे इसने मुझे बता दिया कि भाई इसके पास कितने एक्सप्लॉइट्स हैं, ऑक्सिलरीज हैं, पेलोड्स हैं, एनकोडर्स हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आप लोग को स्लाइड में भी बताया था कि मेटास्प्लॉइट में एक्सप्लॉइट्स क्या होते हैं, पेलोड्स क्या होते हैं, ऑक्सिलरी और एनकोडर्स क्या होते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने ये कहा था कि भाई एक्सप्लॉइट, पेलोड्स और उनके कुछ ऑप्शंस होते हैं जिनको सेट करना पड़ता है। तो वैसे मैं ये पहले एक दफ़ा करके दिखा चुका हूँ क्विक पेन टेस्ट लैब में, बट एक दफ़ा फिर बता देता हूँ कि कोई भी अगर आपको एक्सप्लॉइट सर्च करना है या देखना है तो उसकी कमांड है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई एक्सप्लॉइट सर्च करना है तो मैं क्या करूँगा, सर्च, और जो सर्च करना है फॉर एग्जांपल इटर्नल। अब ये डेटाबेस सर्च करेगा, उसमें इटर्नल नाम के जितने भी एक्सप्लॉइट्स हैं जिनमें इटर्नल आता है वो मुझे यहाँ पे सारे लिस्ट डाउन कर देगा। अच्छा, अब क्योंकि मैं ये काली लिनक्स पे यूज़ कर रहा हूँ और मैंने जो है डेटाबेस इसका बिल्ड नहीं करा हुआ, तो इस वजह से ये मुझे कह रहे हैं कि मॉड्यूल डेटाबेस कैश नॉट बिल्ड येट यूजिंग स्लो सर्च। तो स्लो सर्च में थोड़ा टाइम लगता है और फिर उस हिसाब से ये जो है आपका रिज़ल्ट लेके आ जाता है। तो इसने मुझे बता दिया कि भाई ये एक्सप्लॉइट्स पड़े हुए इटर्नल ब्लू के नाम से, जिसमें एक ऑक्सिलरी है और 3 एक्सप्लॉइट्स हैं। ऑक्सिलरी जैसे कि मैंने बताया था आपको, बेसिकली स्कैनर होता है और ये स्कैन करके आपको बताएगा कि वेदर द सिस्टम इज़ वल्नरेबल और नॉट। ठीक हो गया। अब ये 3 एक्सप्लॉइट्स हैं और इन एक्सप्लॉइट्स की डेट आ रही हैं, डिस्क्लोजर डेट्स क्या हैं, और फिर उनका रैंक आ रहा है। 2 एवरेज हैं और एक नॉर्मल है, और आगे एक्सप्लॉइट की डिस्क्रिप्शन आ रही है। अब मुझे जोन सा भी एक्सप्लॉइट यूज़ करना है, मैं उसको कॉपी करूँगा, उसका नाम, और यूज़ उस एक्सप्लॉइट का नाम, एंटर। ये इसने मुझे यहाँ पे दिखा दिया, ये एक्सप्लॉइट इसका सिलेक्ट हो गया। अब मैंने आपको क्या कहा था कि हर एक्सप्लॉइट के कुछ ऑप्शंस होते हैं और पेलोड्स के कुछ ऑप्शंस होते हैं, उनको हमें सेट करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे अगर लिखूँगा शो ऑप्शंस, तो ये मेरे पास तमाम इसके ऑप्शंस आ गए। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ऑप्शंस में क्या क्या चीज़ें मुझे बता रहा है, ऑप्शन का नाम बता रहा है, करंट सेटिंग बता रहा है, वेदर इट इज़ रिक्वायर्ड और नॉट, और उसकी डिस्क्रिप्शन बता रहा है। जहाँ पे रिक्वायर्ड नो है उस ऑप्शन की वैल्यू अगर हम सेट ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जहाँ पे रिक्वायर्ड येस है उस ऑप्शन की सेटिंग हमें सेट करनी पड़ेगी। ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये हमारा एक्सप्लॉइट हो गया। एक्सप्लॉइट में कोई ऐसी सेटिंग है नहीं जो कि मुझे सेट करनी है अभी, लेकिन जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मुझे आर होस्ट यहाँ पे येस आ रहा है, ठीक है, ये मैंने आर होस्ट यहाँ पे सेट नहीं करा, तो आर होस्ट सेट करने का क्या तरीका है, मैं सेट की कमांड यूज़ करूँगा, सेट आर होस्ट, और कोई भी आईपी एज्यूम कर लेता हूँ 192.168.0.104। ये मैंने सेट कर दिया, और ये इसने मुझे यहाँ पे ये बता दिया कि आर होस्ट की ये वैल्यू है। और शो ऑप्शंस, अब मैं वापस करूँगा तो ये मुझे अब आर होस्ट की वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक हो गया। अब पेलोड एक्सप्लॉइट तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। अब एक्सप्लॉइट के बाद मुझे कोई पेलोड भी यूज़ करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिख दूंगा शो पेलोड्स। अगर मैं अभी पेलोड नहीं लिखता और डायरेक्टली एक्सप्लॉइट कर देता तो ये डिफ़ॉल्ट पेलोड के साथ जाता है। ठीक हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं कोई और पेलोड्स यूज़ करूँ, तो इस एक्सप्लॉइट के साथ जितने भी पेलोड मैं यूज़ कर सकता हूँ वो मेरे पास यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि ये विंडोज़ का एक्सप्लॉइट है तो सारे पेलोड्स जो आ रहे हैं वो विंडोज़ के आ रहे हैं, ये सारे विंडोज़ के पेलोड हैं। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मैं इसके साथ जो है मीटर प्रिटर का पेलोड यूज़ करूँ, मीटर प्रिटर बाइंड टीसीपी कॉपी, और सेट पेलोड, मेरा पेलोड सेट हो गया। ठीक हो गया। शो ऑप्शंस, और अब देखें आप मेरे पास जो ऑप्शन आ रहे हैं ना, पेलोड के भी ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक हो गया। इसने मुझे बता दिया कि भाई लोकल पेलोड का ऑप्शन क्या था, एल पोर्ट ये है और आर पोर्ट ये है, आर होस्ट ये है। और एल पोर्ट के लिए अगर मैं वैल्यू चेंज करना चाह रहा हूँ एल पोर्ट की, तो सेट एल पोर्ट, और टेट्रा 4 के बजाय मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ 4445। ये वैल्यू सेट हो गई, शो ऑप्शंस, और अब यहाँ पे जो है ये वाली वैल्यू आ रही है। ठीक हो गया। तो ये आपके इस तरह से हम आपके पेलोड्स के ऑप्शन सेट कर सकते हैं।
अब हमारे पास फाइनल स्टेज क्या है कि मैंने एक्सप्लॉइट सेलेक्ट कर लिया, एक्सप्लॉइट के ऑप्शन सेट कर दिया, पेलोड सेलेक्ट कर लिया, पेलोड के ऑप्शन सेट कर दिए। अब मुझे इसको एक्सप्लॉइट करना है, तो एक्सप्लॉइट करने के लिए मैं क्या करूँगा, कमांड लिखूँगा एक्सप्लॉइट। ठीक हो गया। अब ये एक्सप्लॉइटेशन स्टार्ट हो गई। क्यों? क्योंकि मैंने एक डमी सा आईपी दे दिया था। मुझे नहीं पता कि ये मशीन वल्नरेबल है कि नहीं है, तो इसने मुझे कह दिया कि भाई कुड नॉट मेक कनेक्शन ऑफ SMB1 टू द फॉलोइंग आईपी। तो ये इसने इसको एक्सप्लॉइट नहीं करा, लेकिन अगर ये वल्नरेबल होता तो एक्सप्लॉइटेशन हो जाती और मेरे पास जो है मीटरप्रेटर आ जाता, और मीटरप्रेटर के थ्रू मैं जो है अपने जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उस टारगेट मशीन के ऊपर अचीव कर सकता था। तो ये था मेटास्प्लॉइट। अब बात क्या रह गई कि हमारा जो मेटास्प्लॉइट है, हमने यहाँ तक तो देख लिया कि क्या होता है, लेकिन गेटिंग मोर इनटू MSF मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क, उसके लिए फिर अगेन मैं आप लोग को ये रिकमेंड करूँगा कि ये ऑफेंसिव सिक्योरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप जाएं और यहाँ पे आप ये देखें, इसने मैंने MSF कंसोल कमांड्स का ट्यूटोरियल खोला हुआ है। ठीक हो गया। यहाँ पे जाके आप ये देखें कि भाई हम इसको और किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। बैक, जैसे कि उसने बताया था, ये बैक आ गया, पीछे एक स्टेप बैक आ गया जो भी मैंने कमांड एग्जीक्यूट करी थी। अब देन वहाँ पे लिखा हुआ था फॉर एग्जांपल बैनर, मैं बैनर लिखूँगा तो नए मेरे पास बैनर चेंज हो के आता रहेगा। और अगेन जो है सेशंस अगर मैं लिखूँगा तो मुझे ये बता देगा कि मेरे पास एक्टिव सेशंस कितने हैं। मतलब अगर मैंने फॉर एट अ टाइम 3 या 4 मशीन्स को एक्सप्लॉइट करके उनके सेशंस लिए हुए हैं, तो मेरे पास यहाँ पे सेशन की लिस्ट आ जाएगी। ठीक हो गया। अब यूज़ का मैंने आपको बताया, ऑप्शन सेट किस तरह से करते हैं वो मैंने आपको बताया कि यहाँ से सेट करते हैं। अनसेट करना हो तो हम अनसेट की कमांड यूज़ करेंगे। और इसी तरह से हमारे पास ये मतलब ये पूरा यहाँ पे ट्यूटोरियल है कि हम इसको मेटास्प्लॉइट को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट है मेटास्प्लॉइट अनलीज्ड से, ये आई बिलीव पहला पेज है गेटिंग स्टार्टेड का, और उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप आते रहे इंट्रोडक्शन से, रिक्वायरमेंट के व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट टू रन द मेटास्प्लॉइट एंड सो ऑन, कि इसको इसकी फ्रेश कॉपी किस तरह से इंस्टॉल करी जा सकती है, मेटास्प्लॉइट का आर्किटेक्चर क्या है, इसकी फाइल्स कहाँ पे पड़ी हुई होती हैं। काली लिनक्स के अंदर ये होता है आपके USR शेयर और मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क के फोल्डर में दिखा भी देता हूँ। एग्जिट करने के लिए मेटास्प्लॉइट मैंने ऐसे एग्जिट करा, CD/USR/शेयर और मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क LS। ठीक हो गया। तो ये मेरे पास इस डायरेक्टरी में मेटास्प्लॉइट का पूरा मॉड्यूल होता है, और जो है ये इसकी पूरी गाइड है। आप लोग यहाँ पे आएँ, आके इसको पढ़ें एक एक, मतलब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने शायद आप लोग को नहीं बताई। सेम केस एज ऑफ Nmap, कि मैंने जिस तरह से ये कहा था कि शायद मैंने आपको 30 या 40% भी Nmap पूरा ना बताया, तो मेटास्प्लॉइट का भी ऐसे ही केस है कि मैंने आई गेस कि आपको 50% ऑफ द मेटास्प्लॉइट भी नहीं बताया। जब आप मेटास्प्लॉइट को पढ़ेंगे तो इसमें आप लोग को पता चलेगा कि इसको प्रैक्टिकल करना जब स्टार्ट करेंगे ना, तो आप लोग को आइडिया होगा कि अच्छा कितने तरह के पेलोड्स होते हैं, कितनी दफ़ा मतलब मेटास्प्लॉइट में ऐसा भी होता है कि आप कोई पर्टिकुलर मशीन को एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं तो वो नहीं हो रही होती। एक्सप्लॉइट को अगर मॉडिफाई करना है तो किस तरह से एक्सप्लॉइट का कोड मॉडिफाई किया जा सकता है, कोई नया एक्सप्लॉइट इसमें डालना है तो किस तरह से डाला जा सकता है। तो बैकडोर्स किस तरह से कनेक्ट करते हैं मेटास्प्लॉइट के थ्रू। मेटास्प्लॉइट जो है Nmap के साथ भी इंटीग्रेट होके चलता है, और कैसे चलता है तो यहाँ पे ये सारे ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं। अब जिस तरह मैंने Nmap की बात करी, तो ये आ गया इंफॉर्मेशन गैदरिंग में पोर्ट स्कैनिंग। ठीक हो गया। अब मैं अगर यहाँ पे आके, तो इसने मुझे क्या बता दिया कि भाई पोर्ट स्कैनिंग मेटास्प्लॉइट किस तरह से करता है, Nmap के साथ इंटीग्रेट होके चलता है। ये देखें, तो ये बाकायदा प्रॉपर यहाँ पे ट्यूटोरियल्स हैं विद प्रॉपर स्क्रीनशॉट। यहाँ से कुछ भी नहीं करना, आपने इसको प्रैक्टिस करनी है। कमांड समझें, कॉपी करें, पेस्ट करें, या जो है मतलब मैं ये नहीं कहता कि आप स्क्रिप्ट किडी बन जाएं, तभी मैं आप लोग को इन सोर्सेज पे लेके आना चाह रहा हूँ। मैं आप लोग को उस तरह से ट्रेन करना चाह रहा हूँ जिस तरह से मैं खुद ट्रेन हुआ।
जिस तरह से मैंने खुद अपनी लर्निंग करी, मैंने खुद आगे चीज़ें पढ़ी सीखी। इनफैक्ट अभी भी मैं जब लेक्चर्स बना रहा होता हूँ, जिन चीज़ों में मुझे कन्फ्यूजन्स होती हैं तो मैं इन्हीं सोर्सेज पे आके पढ़ता हूँ और सीखता हूँ। ठीक हो गया। तो ये था मेटास्प्लॉइट, और मेटास्प्लॉइट का ये ट्यूटोरियल का एक लिंक था कि आप यहाँ पे जाएं, मेटास्प्लॉइट पूरा पढ़ें, एक एक लिंक के ऊपर जाएं, मेटास्प्लॉइट अनलीस्ड के पहले पेज से स्टार्ट करें और सबको स्टेप बाय स्टेप पढ़ें। ये एक दिन का काम नहीं है, एक महीने का भी काम नहीं है, ये आपको सीरीज़ ऑफ मंथ लग सकते हैं कि इसको पढ़ने में, इसके ऊपर कमांड और उबूर हासिल करने में। नेक्स्ट नेसेस के ऊपर बात कर लेता हूँ। देखिए, नेसेस इंस्टॉल करना और इसको डिप्लॉय करना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी एक वीडियो में कह दिया था कि ये मैं बताऊंगा कि किस तरह से किया जा सकता है, तो फिर मैं इसलिए आप लोगों को वो रास्ता दिखा देता हूँ कि ये आप लोग किस तरह से कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, उसका विज़िट फॉलो करना, उसको एक्टिवेट कराना इज़ नॉट अ बिग डील। ठीक हो गया। क्योंकि आप लोग मतलब जब ये एडवांस कोर्स, मतलब ऑल्दो एथिकल हैकिंग का बेसिक लेवल का कोर्स है, बट इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इट्स समथिंग मोर देन बेसिक। मतलब आपको यहाँ तक आने के लिए बेसिक्स लेवल से टेक्नोलॉजी के और अपनी आईटी की बेसिक नॉलेज से थोड़ा आगे आना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो ये मैंने मशीन लॉगिन करता हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास अपनी लाइव मशीन पे नेसेस इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी, तो मैं इस मशीन पे करूँगा। और देखिए, मैंने नेसेस डाउनलोड करके रखा हुआ है। नेसेस डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पे आना है, tenable.com/download/नेसेस। नेसेस जो है, टेनेबल एक कंपनी, उसकी प्रोडक्ट है। और आप लोग का जो सा भी प्लेटफॉर्म है, अगर किसी को, आप में से किसी को उबंटू या लिनक्स पे करना है तो आके यहाँ पे उसकी कॉपी डाउनलोड कर लें, और अगर विंडोज़ पे करना है तो विंडोज़ की कर लें। मेरी 64 बिट विंडोज़ है, तो मैंने यहाँ से ये वाला वर्जन डाउनलोड करा है जो कि 64 बिट के लिए, सर्वर टू विंडोज़ 2010 के लिए, वो मैंने डाउनलोड कर लिया। यहाँ पे मैं इंस्टॉलर रन करूँगा, ये इंस्टॉलर मैंने ओपन कर दिया, और सिंपल इंस्टॉलर है, ये भी खुलेगा तो आप लोग देख भी लें। सिंपल विज़र्ट फॉलो करना है। नेक्स्ट, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, सी में मैं रख लेता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। इंस्टॉल, और ये इंस्टॉल हो जाएगा। कोई तीर नहीं मारना है इसमें। इसमें जो मेन बताने वाली चीज़ है, जो कि मैं आप लोग को बता देता हूँ, वो है ये गेट एक्टिवेशन कोड। यहाँ पे जो ये आ रहा है ना, गेट एक्टिवेशन कोड, इस पे आप लोगों ने जाना है, गेट एक्टिवेशन कोड पे। और जब आप इस पे जाएंगे तो एक पेज आएगा, फॉर्म आएगा। यहाँ पे आप लोगों ने प्रोफेशनल को स्किप कर देना है और आना है इस पे। ये विन पी कैप भी इंस्टॉल करने को कह रहे हैं। ठीक हो गया, ये भी इंस्टॉल कर ले रहे हैं। विन पी कैप बेसिकली विंडोज़ की पैकेट कैप्चरिंग की एक सर्विस होती है। तो फिनिश, जो कि वायर शार्क भी यूज़ करता है। और ये नेसेस होम मैं यूज़ करूँगा फ्री। और रजिस्टर नाउ पे जाएंगे, और जाके यहाँ पे आप अपना जो है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और रजिस्टर करेंगे, तो फिर वो जो है आपको इसकी एक की भेजेंगे। और वो जो की होती है वो आप अपने पास यहाँ नेसेस में डालेंगे, डिप्लॉय करेंगे, तो आपके पास नेसेस स्टार्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि 127.0.0.8834 ये डिफ़ॉल्ट पोर्ट है नेसेस की, जिस पे ये रन करता है। आ गया मैं, ठीक हो गया। यूज़र नेम, और यहाँ पे अब अगर मैं आऊँगा सेटिंग्स में, तो ये मुझे बता रहा है कि लास्ट अपडेट मेरी कब हुई थी, 22 फ़ेब, और एक्सपायरेशन मेरी है 17 जुलाई 2023। प्लगइन सेट ये है, और वर्जन ये है। एक्टिवेशन कोड मेरा यहाँ पे ये आ रहा है। ठीक हो गया। एक्टिवेशन कोड ईमेल के ऊपर आता है। और लेट मी चेक कि अगर यहाँ पे इंस्टॉल हो गया।
और ये आ गया मेरे पास नेसेस। ठीक हो गया, कनेक्ट विया SSL और डिटेल्स गो टू वेब पेज। और अब यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड सो ऑन, यूज़र नेम मैं कुछ भी दे देता हूँ, सोहेब UITA, पासवर्ड कंटिन्यू। अब होम, प्रोफेशनल और मैनेजर, तो मैंने यूज़ करना है होम वर्जन, तो होम यूज़ करूँगा मैं। एक्टिवेशन कोड यहाँ पे मैं जो भी यूज़ करता हूँ वो डाल दूँगा, वो मुझे थ्रू ईमेल आ जाएगा मेरे पास जब मैं वो डाल दूँगा यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक्टिवेशन कोड है, मैं एक ईमेल पे ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं दोबारा से यहाँ पे नहीं डालूँगा। ठीक हो गया। लेकिन जब आप ये सब कुछ कर लेंगे, सिंपल विज़र्ड है, उसके बाद आप लोग के पास कुछ जो है ना नेसेस की ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। और अगेन मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि नेसेस का स्कैन किस तरह से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्कैन में आएंगे, एडवांस स्कैन में सेलेक्ट करूँगा, स्कैन को नेम दे दूँगा, फॉर एग्जांपल टारगेट मशीन 1। ठीक हो गया। डिस्क्रिप्शन अगर कोई है तो वो दे दूँगा, IP दूंगा 192.168.0.104। मैं यहाँ पे सबनेट भी पूरा दे सकता हूँ, फॉर एग्जांपल 192.168.0.0/24 मीन्स के 24 बिट का सबनेट, बट मैं एक IP दे रहा हूँ फॉर द टाइमिंग। एंड नेसेस के डिफरेंट ऑप्शंस भी हैं जिसको आप लोग चाहें तो अपने हिसाब से ट्यून कर सकते हैं। मैंने भी करे में कुछ एज़ पर माई एज, और आप लोग देखें इस मतलब डिफरेंट ऑप्शंस में जाएं, इसको कॉन्फ़िगर करें, और जो है फिर करना ये होगा कि सिंपल ये मैंने IP यहाँ पे डाल दी और यहाँ पे आके मैं इसको लॉन्च कर दूंगा। एक और चीज़ इसमें ऑथेंटिकेटेड स्कैन भी होता है। ऑथेंटिकेटेड स्कैन हम वो कहते हैं कि जिसमें हम मशीन के विंडोज़ है, लिनक्स है, या जो उनसे भी सर्विस चली उसके यूज़र नेम और पासवर्ड इसमें जाके फीड करा देंगे, फिर ये उस सिस्टम को लॉगिन करके ऑथेंटिकेटेड स्कैनिंग करेगा, और जितनी भी वल्नरेबिलिटीज़ होंगी ना उस पर्टिकुलर मशीन के अंदर, वो आपको सब ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखा देगा कि फॉर एग्जांपल इस मशीन में 50 वल्नरेबिलिटीज़ हैं, इसमें 6 वल्नरेबिलिटीज़ हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि हमें जो है ना, जो कंपनीज प्रॉपर वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम चलाती हैं, इसको हम VMP भी कहते हैं, तो उस VMP के अंदर वो सारी वल्नरेबिलिटीज़ को फिक्स करते हैं। जो मैं जो चीज़ लेके चल रहा हूँ वो ब्लैक बॉक्स है, जिसके अंदर हम ऑथेंटिकेटेड स्कैन नहीं करेंगे, हम एक ब्लैक हैट हैकर के या ब्लैक बॉक्स पेन टेस्टिंग की अप्रोच से आ रहे हैं, तो हम इसमें स्कैनिंग क्रेडेंशियल्स यूज़ नहीं करते हैं। इसको सिंपल मैं लॉन्च कर दूंगा। यूज़र नेम इज़ रिक्वायर्ड, नहीं मुझे ऑथेंटिकेटेड स्कैन नहीं करना, कैंसिल। तो खैर, टारगेट मशीन 192.168.0.104 लॉन्च स्कैन। ठीक हो गया, स्कैन लॉन्च हो गया और स्कैनिंग स्टार्ट हो गई है, इन प्रोसेस है, हो जाएगी तो ये यहाँ पे स्टेटस अपडेट कर देगा कि कितनी वल्नरेबिलिटी डिस्कवर हुई हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो बेहतरीन तरीका किसी भी चीज़ को समझने का ये है कि उसको आप अपने पास डिप्लॉय करें और उसको जो है एक एक ऑप्शन में जाके उसको देखें कि वो क्या कह रहा है, क्या बता रहा है, उसके यूज़ करने का तरीका और क्या हो सकता है। और फिर गूगल जाके जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स होती हैं, उनके ऑफिशियल ट्यूटोरियल्स और बुक्स वो पब्लिश करते हैं, उनको पढ़ें, उनको समझें, देखें जैसे जैसे डिस्कवर करता जा रहा है। ये मुझे बता रहा है अभी तक इसने सिर्फ इंफॉर्मेशनल डिस्कवरी करी है, कोई मीडियम, लो या हाई लेवल, क्रिटिकल लेवल की वल्नरेबिलिटीज़ डिस्कवर नहीं करी, बट जैसे जैसे डिस्कवर करेगा ये मुझे यहाँ पे बता देगा। तो ये हो गया आपका क्या, नेसिस। ठीक है, और कंटिन्यू करते हैं हम अपनी पावर पॉइंट को। हमने टूल्स पे बात करी थी अपनी प्रीवियस लेक्चर्स में से किसी एक लेक्चर में, और मैंने कहा था कि ये जो सेट ऑफ टूल्स के नाम मैं आपको बता रहा हूँ ये कंटिन्यूसली इवॉल्व होगा मींस कि इसमें हो सकता है कि कुछ नए टूल्स ऐड हो जाए, माइट भी पॉसिबल कि मैं कोई प्रीवियस टूल हटा दूं जो कि मैंने अभी इसमें लिस्ट करा और मैं नहीं समझ रहा ज़रूरी उसको बताना, क्योंकि हमने शायद उससे कोई बेहतर टूल पढ़ लिया हो। ठीक हो गया। तो अभी भी ये लिस्ट मैं चेंज कर चुका हूँ टूल्स की, और अगर आप प्रीवियस स्लाइड लेक्चर उठा के इस स्लाइड पे आके इस स्लाइड को कंपेयर करें तो एक दो चीज़ें इसमें ज़्यादा हैं। ठीक हो गया।
तो बात करते हैं अभी, देखें टूल्स में जो इसमें हमारा जो फोकस होगा इन शुरू की इन 3 चीज़ों पे होगा कि रिकॉनेसेंस में हम क्या टूल्स यूज़ करेंगे, स्कैनिंग एन्यूमरेशन में हम क्या टूल्स यूज़ करेंगे, और एक्सप्लॉइटेशन के लिए हम क्या टूल्स यूज़ करेंगे। तो हमने nmap को बड़ी डीपली पढ़ा, ठीक है, और आप लोग इसको मज़ीद भी डिस्कवर करें। नेसेस मैंने आप लोगों को बताया डाउनलोड करना है, एक्टिवेट करना, यूज़ करना। एंड देन जो है मेटास्प्लॉइट जो है हमने वो देखा कि किस तरह से मेटास्प्लॉइट हम एक्सप्लॉइटेशन कर सकते हैं। अब जो बात रह गई हमारे पास, ये जो ऊपर जो टूल्स कुछ वेब लिंक्स मैंने लिस्ट करे हुए हैं, ये अभी तक हमने नहीं देखे थे, ठीक हो गया। तो इस पे हम चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये मैं हटा देता हूँ, और जो है सबसे पहले हम बात कर लेते हैं YouGetSignal.com पे। तो YouGetSignal.com बेसिकली एक वेबसाइट है, और जब आप इस पे जाएंगे तो ये ऑनलाइन आपको हेल्प करता है कि आप पोर्ट जो अगर कोई आपको पर्टिकुलर आईपी पे पोर्ट चेक करना है कि वेदर द पोर्ट इज़ ओपन और नॉट फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरफेस, तो आप यहाँ से आके चेक करें, स्कैन करें, ये आप लोग को बता देगा कि पोर्ट ओपन है या क्लोज है। इसने मुझे बोल दिया कि भाई द पोर्ट इज़ क्लोज, और अगर मैं स्कैन ऑल कॉमन पोर्ट्स करूँगा तो ये सबको एक एक करके स्कैन करेगा और स्कैन करके मुझे बता देगा कि पोर्ट ओपन है या क्लोज है। लेकिन इस वेबसाइट में मुझे जो सबसे मज़े की चीज़ जो इसकी लगती है वो ये नहीं लगती, ये लगती है रिवर्स आईपी डोमेन चेक। रिवर्स आईपी डोमेन चेक क्या करता है कि एक वेबसाइट अगर किसी पर्टिकुलर मशीन पे होस्टेड है या किसी आईपी पे होस्टेड है, तो उस पर रिवर्स डोमेन लुकअप करता है और बता देता है कि इस पर्टिकुलर आईपी पे, इस पर्टिकुलर होस्ट पे और कितने डोमेन पार्क हुए हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं अगर urduitacademy.com का रिवर्स डोमेन चेकअप करता हूँ, रिवर्स आईपी लुकअप करता हूँ, तो इसने मुझे बता दिया कि भाई उर्दू आईटी अकेडमी का जो जिस मशीन पे होस्टेड है ये आईपी है, और इस मशीन पे और ये वाली वेबसाइट्स भी पड़ी हुई हैं। इसने रिवर्स आईपी डोमेन चेक से मुझे ये बताया। अच्छा, मज़े की बात ये कि ये जो रिज़ल्ट है ना, ये एक्चुअली ये सारी वेबसाइट्स एक सर्वर पे नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग उर्दू आईटी अकेडमी पे यूज़ कर रहे हैं वेब एप्लीकेशन फायरवॉल क्लाउडफ्लेयर का। तो क्लाउडफ्लेयर के पास ये सारी वेबसाइट्स होस्ट हैं, तो ये इसलिए इस तरह से दिखा रहा है, ये एक्चुअली में इस तरह से होस्ट नहीं है। बात बताने का यहाँ मकसद ये है कि एक अटैकर किसी एक वेबसाइट को क्यों ट्रैक करने की कोशिश करता है, एक पर्टिकुलर सर्वर पे वो होस्टेड है कि नहीं है, या एक वेबसाइट जिस मशीन पे होस्टेड है उस पर और कितनी और वेबसाइट्स रखी हुई हैं, ताकि अगर वो वेबसाइट वल्नरेबल नहीं है, हमारी टारगेट वेबसाइट वल्नरेबल नहीं है, तो उस ही मशीन पे किसी और होस्टेड वेबसाइट को कॉम्प्रोमाइज़ करके उस मशीन पे एटलीस्ट एक्सेस गेन कर लिया जाए। ठीक हो गया। तो इसलिए हम ये चीज़ देखते हैं कि एक मशीन पे कितनी वेबसाइट होस्टेड है। अगर हम एक वेबसाइट को नहीं हैक कर सकते तो हम दूसरी वेबसाइट को हैक करके उस मशीन के ऊपर लो लेवल लो प्रिविलेज एक्सेस गेन कर लेंगे। उसके बाद हम प्रिविलेज एस्केलेशन की तरफ मूव करेंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड यूगेट सिग्नल, और ये मैं जो है मेरा फेवरेट मॉड्यूल इसका ये है, रिवर्स आईपी डोमेन चेक, कि हम ये देखते हैं कि भाई एक डोमेन के जिस सर्वर पे होस्टेड है उस पर और कितनी वेबसाइट होस्टेड हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ, ये sohebalam.com का मैं रिवर्स डोमेन चेकअप करूँगा, तो इसने मुझे ये बता दिया। ऑब्वियसली जिस उस पर मैं ये भी रिज़ल्ट सारे फॉल्स हैं। क्यों? क्योंकि मैं भी अपनी वेबसाइट पे क्लाउडफ्लेयर यूज़ कर रहा हूँ, और ये जो आईपी है ये क्लाउडफ्लेयर का, ये मेरे मशीन का या मेरे होस्ट का एक्चुअल आईपी नहीं है। एक्चुअल आईपी हाइड हुआ हुआ है क्लाउडफ्लेयर के पीछे। ठीक हो गया। तो ये वेब की वजह से मुझे ये रिजल्ट्स दे रहा है, ये एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी है। ठीक हो गया। ये तो हो गया यूगेट सिग्नल। अब अगेन DNSdumpster.com। डीएनएस डम्पस्टर पे आने से पहले मैं ये चाह रहा था कि आप लोग को हुइस दिखाऊं कि हुइस क्या होता है। हुइस लुकअप बेसिकली आप लोग को वो इन्फॉर्मेशन देता है कि वेबसाइट के डीएनएस इन्फॉर्मेशन क्या है, किसके नाम पे किसके नाम पे रजिस्टर्ड है और कौन किसको यूज़ कर रहा है। अब मैं ये आप लोगों को दिखाता हूँ उर्दू आईटी अकेडमी का मैं हुइस लुकअप करता हूँ, तो ये मुझे हुइस में बता रहा है कि भाई ये वेबसाइट जो है 2021 की इस डेट को एक्सपायर हो जाएगी और 2012 में रजिस्टर करी गई, और लास्ट अपडेट इसकी ये है, ये नेम सर्वर्स यूज़ हो रहे हैं। और मैंने जैसा कि आप लोगों को कहा था हम लोग क्लाउडफ्लेयर यूज़ करें, तो ये हमारे क्लाउडफ्लेयर के नेम सर्वर्स हैं। ठीक हो गया। ये हमने वेफ लगाया हुआ है। अगेन रजिस्ट्रार इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये आ रही है। ठीक हो गया। हम रजिस्ट्रार इन्फॉर्मेशन से देख सकते हैं कि इस डोमेन के पीछे रजिस्टर हुआ बंदा कौन है। अब फॉर एग्जांपल ये मुझे कह रहे कि भाई इसके लिए ना रजिस्ट्रांट ईमेल एड्रेस के लिए आप इस लिंक पे चले जाएं। ठीक हो गया।
GoDaddy से बेसिकली ये डोमेन परचेज हुआ है। तो जब मैं ये लिंक खोलूँगा तो अब आप यहाँ पे देखिएगा कैप्चा आ गया, आई एम नॉट रोबोट, ओके, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, ओके। ठीक हो गया। अब इसने मुझे यहाँ पे और मज़ीद इन्फॉर्मेशन दे दी कि फॉर एग्ज़ाम्पल रजिस्ट्रांट फ़ोन नंबर ये है, ईमेल एड्रेस ये है, ऑर्गेनाइजेशन ये है, एड्रेस शाहिद फ़ोटो स्टेट सरगोदा प्रोविंस, पोस्टल कोड, फ़ोन नंबर, सो ऑन। मज़े की बात ये कि ये मैं सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग के सामने मैंने इसलिए खोल दी क्योंकि ये जो फ़ोन नंबर है ना ये फॉल्स है, गलत फ़ोन नंबर है। तो ताकि आप लोग को कॉल भी करेंगे तो कोई एंटरटेन नहीं करेगा, फ़ोन नंबर गलत है। ठीक हो गया, वरना मैं इस तरह से ये फ़ोन नंबर लाइव यहाँ पे हुइस नहीं निकालता। तो ये हो गया। और जो है ये इस तरह से हम हुइस देखते हैं। अच्छा, इसका फ़ायदा किसी अटैकर को क्या हो सकता है कि अटैकर क्या कर सकता है कि यहाँ से ना आपकी टेक्निकल टीम की डिटेल्स निकाल सकता है कि फॉर एग्जांपल इस कंपनी में जो है वो आईटी स्टाफ कौन है जो इस डोमेन को मैनेज कर रहा है। ठीक हो गया, मतलब मैं टेक्निकल मैंने वो निकाल लिया कि भाई इस डोमेन की टेक्निकल टीम कौन है जो इसको मैनेज कर रही है। मैं उनको कॉल करके या उनकी डिटेल्स निकाल के उनको ईमेल करके मैं उनको सोशल इंजीनियर करने की कोशिश कर सकता हूँ कि भाई आपका डोमेन एक्सपायर हो रहा है, इस लिंक पे क्लिक करें रिन्यू कराने के लिए। और जैसे ही वो क्लिक करेंगे तो फिर वो उनसे वो पासवर्ड मांगा जाएगा जो कि डीएनएस कंट्रोल पैनल का होता है। वो वहाँ पे जाकर डीएनएस कंट्रोल पैनल का पासवर्ड डाल देंगे तो वो जो है पासवर्ड अटैकर के पास चला जाएगा। एक टेक्निक ये भी हो सकती है कि ये ईमेल करी गई कि भाई आपका डीएनएस कंट्रोल पैनल का पासवर्ड एक्सपायर हो रहा है, काइंडली चेंज कर लें। लिंक होगा, लिंक पे क्लिक करेंगे, बिल्कुल वैसे ही पेज आ जाएगा फॉर एग्जांपल GoDaddy के पासवर्ड चेंज जैसा। और वहाँ पे अटैकर जो है अटैकर ने मतलब अपना पेज होगा अटैकर का, जो यूज़र होगा वो देखेगा कि यार पासवर्ड एक्सपायर हो रहा है, वो प्रीवियस पासवर्ड डालेगा, न्यू पासवर्ड 2 दफ़ा डालेगा, ओके करेगा, वो समझेगा उसका पासवर्ड चेंज हो गया। एक्चुअली पासवर्ड चेंज हुआ नहीं, पासवर्ड चला गया अटैकर के पास। अटैकर वहाँ से पासवर्ड निकालेगा, जाके डीएनएस के कंट्रोल पैनल पे लॉगिन करेगा और डीएनएस के नेम सर्वर चेंज करा के अपने होस्ट पे पॉइंट करा देगा और वहाँ पे अटैकर का अपना पेज चल रहा होगा। ठीक हो गया। तो जो लोग वेब होस्टिंग और डोमेन होस्टिंग से वाकिफ़ हैं किस तरह से होती है, डोमेन किस तरह से पार्क होते हैं, तो वो मेरी बात बिल्कुल समझ गए होंगे। तो ये था आपका हुइस के यहाँ से आप ये सारे रिकॉर्ड्स। अच्छा, और भी चीज़ें मैं आपको हुइस में दिखा देता हूँ। एक तो ये हो गया, उसके बाद यहाँ पे डीएनएस रिकॉर्ड्स भी आते हैं। डीएनएस रिकॉर्ड्स में मैं आ गया और ये आ रहे हैं सारे डीएनएस रिकॉर्ड। स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी, डीएनएस एट क्लाउडफ्लेयर, नेम सर्वर्स, ये 2 आ रहे हैं। और ए रिकॉर्ड, टेट्रा ए रिकॉर्ड, मेल सर्वर, एमएक्स रिकॉर्ड जो हैं गूगल के हम यूज़ कर रहे हैं तो वो आ रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये हुइस था। और मैंने जो बात कही थी डीएनएस डम्पस्टर, वो भी मैंने यहाँ पे खोल दिया था। डीएनएस डम्पस्टर बेसिकली क्या करता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल urduitacademy.com, और इसको जब मैं सर्च करूँगा तो ये बेसिकली पूरे डीएनएस का एक डंप मेरे पास ले आएगा। ठीक हो गया, जिसने मुझे बताना शुरू कर दिया कि भाई ये नेम सर्वर्स हैं, ये आपके एक्सचेंज मेल एक्सचेंज सर्वर्स हैं, ये टेक्स्ट रिकॉर्ड है, गूगल साइट वेरिफिकेशन कोड है ये, और ये चीज़ हो गई urduitacademy.com। और ये एक इसने मुझे बड़े मज़े की चीज़ बना के दी। इसने जो है ना मुझे एक मैप छोटा सा बना के दे दिया कि भाई उर्दू IT अकेडमी डीएनएस, ये डीएनएस सर्वर है, मेल एक्सचेंज सर्वर ये हो गया, और इनके आईपी एड्रेसेस वगैरह बता दिया। और एंड में यहाँ पे ला के ये भी बता दिया कि भाई इन पे सर्विसेज कौन कौन सी चल रही हैं। ठीक हो गया। तो दिस इज़ डीएनएस डम्पस्टर, और ये बेसिकली इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। देखें, अभी तक मैं जो भी हमारी जो भी रिकॉनेसेंस कर रहा हूँ वो मैं urduitacademy.com के ऊपर कर रहा हूँ। ठीक हो गया। जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ना, बैंक्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, इनके सिर्फ एक डोमेन नहीं होता, इनके मल्टीपल सब डोमेन्स होते हैं। तो जब आपको उनके सब डोमेन्स पता चल जाएंगे तो आप उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, उनके सब डोमेन्स को जाके हिट कर सकते हैं, उनको टारगेट करने की कोशिश कर सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ पेन टेस्टिंग एक्सरसाइज। ठीक हो गया। तो यहाँ से आप वो इन्फॉर्मेशन डिस्कवर कर सकते हैं। हमारे क्योंकि इतने डोमेन्स चल नहीं रहे तो वो यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। ठीक हो गया। एक और चीज़ होती है जो कि अभी मुझे याद आया, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करी हुई, उसको हम कहते हैं डीएनएस हिस्ट्री। उसकी ये securitytrials.com/DNS trials,
और यहाँ पे अगर मैं लिखूँगा ना urduitacademy.com ये, और ब्रिजेस वेरीफाई, इसने मुझे हमारे डीएनएस की हिस्ट्री भी बताना शुरू कर देनी है अब। ठीक हो गया। अभी क्योंकि करेंटली हम लोग क्लाउडफ्लेयर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर और एमएक्स रिकॉर्ड गूगल के ये सब कुछ दिखा रहा है। ठीक हो गया। अब अगर मैं हिस्टोरिकल डेटा में यहाँ से आता हूँ तो ये मेरे पास पूरी हिस्ट्री आ रही है पूरे मतलब सालों की। करेंटली हम क्लाउडफ्लेयर यूज़ कर रहे हैं, क्लाउडफ्लेयर से पहले ये था और उसका आईपी ये था, और उससे पहले ये आईपी थे। ये पूरे आईपी एड्रेसेस की हिस्ट्री है यहाँ पे कि कितने आईपी एड्रेसेस मतलब इसने सिक्योरिटी ट्रायल्स ने ट्रैक करे हुए अपने पास। ये ए रिकॉर्ड का है, टेट्रा ए रिकॉर्ड का ये आ रहा है। टेट्रा ए रिकॉर्ड बेसिकली IPv6 के लिए यूज़ होता है। ठीक है, सिर्फ ए रिकॉर्ड जो है वो IPv4 के लिए यूज़ होता है। MX रिकॉर्ड का हिस्ट्री mail.urduitacademy.com सो ऑन, मतलब ये मैंने आप लोग को थोड़ा रिस्क लेते हुए दिखा रहा हूँ क्योंकि उसमें उर्दू IT अकेडमी के भी IPs एक्सपोज हो रहे हैं। लेकिन क्योंकि अब हो सकता है कि ये चेंज हो गए हो तो इतना कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया। अब ये देखें, अब 6 साल पहले hostpapa.com, ये कोई लाइनोड LLC कंपनी थी, उससे होस्टिंग ली गई थी। और स्टार्टिंग में वाइट लेबल होस्ट 7 years अगो NS1 NS2 Encom.pk, ये कोई पाकिस्तानी होस्ट मुझे लग रहा है, silanwali.com जो भी है। तो ये पूरा रिकॉर्ड है हिस्टोरिकल नेम सर्वर्स का। स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी, टेक्स्ट रिकॉर्ड, सो ऑन। टेक्स्ट रिकॉर्ड किस लिए यूज़ होता है ये आप लोग जाके गूगल करें, या मैं नहीं बताऊंगा ये क्योंकि ये इसका ताल्लुक मेरी सिक्योरिटी के उससे नहीं है। ठीक हो गया। सब डोमेन, अच्छा वैसे बता देता हूँ, देखें टेक्स्ट रिकॉर्ड जो है ना मोस्ट ऑफ द टाइम वेरिफिकेशन वगैरह के लिए यूज़ हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने जाके कोई अपना डोमेन गूगल के पास एनालिटिक्स में ऐड करा रहे हैं तो गूगल कहता है कि भाई ये डोमेन तुम ओन करते हो, मुझे साबित करो। तो वो क्या करता है कि आपको एक वैल्यू दे देता है और कहता है कि यार ये जाके जो है ना अपना एक टेक्स्ट रिकॉर्ड क्रिएट कर लो, वहाँ पे ये वैल्यू डाल दो। जब आप ये डाल देते हैं तो इसका गूगल या कोई भी थर्ड पार्टी सर्विस होती है वो जाके ये वेरीफाई करती है कि भाई डीएनएस रिकॉर्ड इन टेक्स्ट वैल्यूज़ के साथ क्रिएट हो गया तो मीन्स के भाई आप ही उसके जो है ना डीएनएस एडमिनिस्ट्रेटर हो। ठीक हो गया। तो फिर आपको जो भी उनकी सर्विस अवेल करनी होती है वो आप कर सकते हो। तो ये बेसिकली ये एक पर्पज़ होता है इसका। अच्छा भाई, सब डोमेन्स की हिस्ट्री यहाँ पे ये आ रही है कि भाई अभी तक जो सब डोमेन इसने ट्रैक करे हैं ना हमारे urduitacademy.com के, वो ये सब डोमेन है। अब जस्ट फॉर एग्जांपल email.urdu, एक मैं ऐसे ये खोल लेता हूँ, ये होस्टिंग प्रोवाइडर गूगल है। जैसे कि मैंने भी आपको कहा था कि हम जो होस्टिंग ईमेल वाली जो हम चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो गूगल से हमने ली हुई है। अब ये admin.urduitacademy.com कुछ भी नहीं है ये, और इसलिए ही मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, वरना अगर इसमें कुछ होता तो मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाता ही नहीं। ठीक है। और ये अगर मैं ओपन लिंक न्यू टैप करने की कोशिश करूँ, admin.urduitacademy.com, ठीक है, ये पेज आ रहा है, बस पता नहीं क्या आ रहा है, ये देखेंगे फिर कभी। m.urduitacademy.com, और ये अगर मैं खोलूँ तो इसमें भी वही चीज़ आ रही है। बेसिकली किसी आईपी पे ये मैप हुआ हुआ है जो कि हम लोग यूज़ नहीं करें, तो मोस्ट प्रोबेबली इसको डीएनएस रिकॉर्ड से हम निकाल देंगे तो ये आएगा भी नहीं अब के बाद से। तो ये है डीएनएस हिस्ट्री। और डीएनएस हिस्ट्री के थ्रू बेसिकली अटैकर क्या करता है कि मैंने मतलब एज अ पार्ट ऑफ पेन टेस्टिंग एक्सरसाइज थ्रू इंटरनेट हम पेन टेस्ट कर रहे थे, तो सामने लगा हुआ था क्लाउडफ्लेयर लगा हुआ था। तो प्रॉब्लम हमें ये आ रही थी कि क्योंकि क्लाउडफ्लेयर जो है ना वेब एप्लीकेशन फायरवॉल है, तो क्लाउडफ्लेयर बहुत सारे आपके अटैक्स को वैसे ही फिल्टर कर देता है। आपको एक्चुअल आपका अगर कोई आप एक्सप्लॉइट भेज रहे हो, कोई पेलोड भेज रहे हो, तो क्लाउडफ्लेयर उसको अपने सिग्नेचर की बेस पे डिटेक्ट करेगा, उसको एक्चुअल वेब सर्वर तक जाने ही नहीं देगा। आप एसक्यूएल इंजेक्शन कर रहे हो तो क्योंकि वो पैकेट ऑफलोडिंग कर रहा होता है, तो ट्रैफिक ऑफलोड कर रहा होता है सारा, तो वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि भाई कोई अटैक हो रहा है, उसको ब्लॉक कर देता है। तो हैकर क्या करता है, या मैंने क्या करा, मैं जाके जो है ना जाके मैंने डीएनएस का हिस्ट्री यहाँ से निकाला। डीएनएस हिस्ट्री निकाला तो मुझे ये पता चल गया कि यार क्लाउडफ्लेयर के आईपी से पहले इनका आईपी क्या था। जब मेरे पास वो एक्चुअल आईपी आ गया, और अगर आईपी चेंज नहीं हुआ, होस्टिंग चेंज नहीं हुई, क्योंकि कॉर्पोरेट में आईपीस परचेज किए जाते हैं,
सेट ऑफ आईपीज परचेज किए जाते हैं, 5 आईपी, 20 आईपी, 15 आईपी पूल्स खरीदे जाते हैं। वो पूल्स परचेज कर रहे हैं तो वो पूल्स इस तरह से चेंज नहीं होते इतनी आसानी से। जाके मैंने एक्चुअल आईपी उनका निकाल लिया कि भाई क्लाउडफ्लेयर के आईपी से पहले 1 महीना पहले, 2 महीना पहले इनका ये आईपी चल रहा था, और वो पूरा सेट स्कैन करा और फिर उनके एक्चुअल आईपीज तक फिर जाके उनको हिट करना शुरू कर दिया, उनको स्कैन करना शुरू कर दिया। ठीक हो गया, तो ये तरीक़ेकार होता है। अच्छा भाई, अब आ जाते हैं, हमने हुइस देख लिया, डीएनएस डंपस्टर, यूगेट सिग्नल देख लिया, archive.org। archive.org बड़े मज़े की चीज़ है। और अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि भाई उर्दू आईटी एकेडमी की वेबसाइट जब लॉन्च हुई थी, urduitacademy.com, तो कैसी दिखती थी, तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ। इसका फ़ायदा क्या होता है, देखें, इसका फ़ायदा ये होता है कि फॉर एग्जांपल किसी वेबसाइट पे कोई ऐसा कंटेंट पड़ा हुआ था, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई थी जो कि हैकर को चाहिए थी, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ था पीडीएफ का, या कोई टेक्स्ट फाइल पड़ी हुई थी जिसके अंदर शायद पासवर्ड था, तो हैकर क्या कर सकता है कि अगर वो यहाँ पे आर्काइव हो गई उस पर्टिकुलर डेट पे, तो वो आके देख सकता है कि वो वेबसाइट उस टाइम पे वो कंटेंट क्या था। अब जैसे मैं ये देखना चाहता हूँ कि भाई 2012 में उर्दू आईटी अकेडमी की वेबसाइट पे क्या डेटा पड़ा हुआ था जिस दिन वो कैश हुई थी, तो मैं यहाँ पे आके इन 17 अगस्त 2012 ये स्नैपशॉट पड़ा हुआ है, और ये थी भाई 2012 में उर्दू आईटी अकेडमी की वेबसाइट का लुक। द बेस्ट वे टू लर्न आईटी इन उर्दू लैंग्वेज, दिस was the first look of Urdu IT Academy in 2012। ठीक हो गया, और 2013 में ये लुक चेंज हुआ, तो यहाँ से मतलब ट्रैक किया जा सकता है कि अच्छा जी उर्दू आईटी अकेडमी की वेबसाइट पे ये डेटा इस तरह से चल रहा था। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक हैकर ने जाके जो है करियर के पेज पे जाके देखना शुरू कर दिया कि यार ये आईटी की क्या क्या जॉब्स पोस्ट करते हैं। एक कंपनी ने पोस्ट करा हुआ है कि भाई हमें जो है ना ओरेकल 11G का एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, हमें सिस्को के एडमिनिस्ट्रेटर्स चाहिए, हमें जूनिपर्स के एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, हमें विंडोज सर्वर 2008 और 12 के एडमिनिस्ट्रेटर्स चाहिए। तो इसका मतलब ये कि वो समझ जाएगा कि ठीक है जी, इनके पास जो है ना ये टेक्नोलॉजीज चल रही हैं, तभी इनको इसके बंदे चाहिए, हमें सैप का एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए या कुछ भी हो। तो ये बेसिकली रिकॉनेसेंस का तरीका होता है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग के तरीके होते हैं कि आप मैक्सिमम इंफॉर्मेशन गेन करने की कोशिश करते हो। ठीक हो गया, तो अभी जो मैं ये उर्दू आईटी अकेडमी का पेज देख रहा हूँ, ये 8 दिसंबर 2013 का है। इससे पहले 2012 का देखा था जब ये वेबसाइट लॉन्च हुई थी। तो माइट भी पॉसिबल अभी मैं इसको देखना शुरू करूँ तो मुझे हो सकता है कि कुछ और इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाए। तो दिस इज़ archive.org। अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन सी वेबसाइट पहले कैसे लगती थी, क्या रखा हुआ था, क्या नहीं रखा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर अगली चीज़ shodan.io। शोधन क्या है, यहाँ पे जब आप आते हैं ना, तो ये बेसिकली एक सर्च इंजन है। ठीक हो गया, इस सर्च इंजन पे ये उन तमाम चीज़ों को ट्रैक करता है, तमाम चीज़ों को इंडेक्स करता है कि भले वो डिवाइस हो, भले वो कोई वेबसाइट हो, अगर वो इंटरनेट पे कनेक्टेड है तो ये सर्च इंजन उसको अपने पास इंडेक्स कर लेगा। अब आप एक ये अंदाज़ा लगा लें कि ये बताने का मकसद यहाँ पे ये है कि डिवाइसेस का नाम मैंने क्यों लिया, जो हमारी कमिंग जनरेशन है, बल्कि अब तो स्टार्ट हो गया इंटरनेट ऑफ थिंग्स की जो जनरेशन है उसकी बात कर रहा हूँ। आपकी जितनी भी डिवाइसेस होंगी, चाहे वो आपका एसी है, चाहे वो आपका फ्रिज है, फ्रीज़र है, माइक्रोवेव है, आपके जितने भी आईपी कैम्स हैं, घर के अंदर सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए हैं, आपके दरवाजे हैं, ये पंखा है, ट्यूबलाइट है, बल्ब है, ये सब आप लोग या जो भी इनको यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स की टेक्नोलॉजी, वो अपनी डिवाइस, अपने स्मार्टफोन से उनको कंट्रोल करेगा। अगर उसको पंखा ऑफ करना है तो अपने स्मार्टफोन से ऑफ कर देगा, उसको हीटर ऑन करना है, हीटर ऑफ करना है, एसी ऑन करना है, ऑफ करना है, उसको घर के बल्ब्स ऑन ऑफ करने हैं, उसको अपने घर में नहीं है, उसको ये देखना है कि भाई घर का सिक्योरिटी सिस्टम में जो है सर्विलेंस में उसके जो कैमराज लगे हैं वो क्या दिखा रहे हैं, तो अपने मोबाइल पे सब कुछ देख सकता है। ठीक हो गया, तो ये जो दौर है इसमें हमारे इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, आईओटी की सिक्योरिटी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आईओटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी, अब आप का जो लाइफ स्टाइल है वो हाईली डिपेंडेंट होगा आईओटी के ऊपर, तो मतलब समझेंगे आपकी लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। तो खैर ये जो सर्च इंजन है, ये लिखा हुआ भी आ रहा है, देखें मैं बोल भी रहा हूँ, लिखा हुआ भी है, द सर्च इंजन फॉर पावर प्लांट। स्काडा जो है आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सिक्योरिटी, रेफ्रिजरेटर, ABC XYZ जितनी भी डिवाइसेस हैं उसको, ये अगर वो इंटरनेट पे हैं तो ये सर्च इंजन उनको इंडेक्स करेगा। दिस इज़ द क्वालिटी। ठीक हो गया,
अब मैं यहाँ पे आके एक्सप्लोर पे क्लिक करता हूँ तो ये इसने मुझे दिखा दिया इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम। कहीं ना कहीं आईसीएस जो हैं वो इंटरनेट से किसी के अगर कनेक्टेड हैं तो इसने उनको इंडेक्स कर लिया। डेटाबेसेस, वीडियो गेम्स, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड्स कहाँ पे कितने राउटर्स के जो हैं एडमिन सेट हुए हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, मैं कोई मतलब देखें इतना ज़्यादा मैं ये कोई यूज़ नहीं करता, बट स्टिल जो है ये चीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि इसका यूज़ कहीं ना कहीं आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग में कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये है आपका वीडियो वेब सर्वर जो भी है। मैं इसमें ज़्यादा ऑफेंसिव अभी नहीं होना चाहता कि मैं जाके इन लोगों की चीज़ें खोल खोल के देखना शुरू कर दूं, बट यहाँ पे रखने का मकसद ये था कि आप लोगों को बताया जाए कि क्या चीज़ किस तरह से हो सकती है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि शॉर्डन में मुझे पता नहीं शोदान कहते हैं या शॉर्डन कहते हैं, इसमें इन्होंने एक एक्सप्लॉइट का भी सर्च इंजन बनाया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जब आएंगे ना तो ये आप सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ है सर्च फॉर एक्सप्लॉइट्स। ये आपको जितने भी सोर्सेज हैं पर्टिकुलर एक्सप्लॉइट के वो आपको बता देगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखना चाहता हूँ कि भाई एसएसएच के कितने एक्सप्लॉइट्स हैं तो मैं सर्च करूँगा और ये इसने मुझे तमाम जितने भी ऑनलाइन एसएसएच के एक्सप्लॉइट्स थे डेटाबेसेस के, सिर्फ एक्सप्लॉइट के जो डेटाबेसेस थे वहाँ से ये मुझे निकाल के देगा। एक्सप्लॉइट डीबी हो गया, मेटास्प्लॉइट हो गया, तब ये मुझे बता देगा भाई एक्सप्लॉइट डीबी पे 282 इंस्टेंसेस ऐसी थी जहाँ पे एसएसएच के एक्सप्लॉइट पड़े हुए थे। एसएसएच का कोई भी एक्सप्लॉइट हो सकता है, मैंने एसएसएच कीवर्ड यूज़ करा था। ठीक हो गया, तो ये था शॉर्डन। और जो है ये चीज़ें हो गई। अच्छा, इसके अलावा एक थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू, एक टूल है जिसको हम कहते हैं माल्टीगो। माल्टीगो मैंने अपने पास इंस्टॉल करा हुआ है। मैं इसका कोई एक्टिव यूज़र नहीं हूँ, क्योंकि मैं जो भी मैं पेन टेस्टिंग करता हूँ वो मैं प्रोफेशनल लेवल पे करता हूँ। प्रोफेशनल लेवल पे ये होता है कि हमें इस तरह की इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है कि भाई हमारे डीएनएस सर्वर्स क्या चल रहे हैं, हमारा जो है छोटी मोटी इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्फॉर्मेशन गिवन ही होती है। तो इन टूल्स को हमें यूज़ करने की इतनी ज़रूरत नहीं। अगर कभी पढ़ती भी है ये चीज़ें देखनी होती है तो मैं इन वेब सोर्सेज से इजीली देख लेता हूँ। लेकिन अगर मुझे कोई प्रॉपर डायग्राम बनानी है, प्रॉपर वे में इंफॉर्मेशन को ट्रैक करना है कि एक वेब है, एक कंपनी है, उसकी कितनी वेब्स हो सकती हैं, डीएनएस से वो रिकॉर्ड मैनिपुलेट करना और डीएनएस से फिर आईपी पे जाना, सो ऑन एंड सो फोर्थ, पूरी एक प्रॉपर डायग्राम बन के मेरे पास आ जाए ताकि मुझे पेन टेस्टिंग में आसानी हो, तो मैं माल्टीगो यूज़ कर सकता हूँ। इट्स वन ऑफ द मतलब प्रॉपर टूल फॉर दिस जॉब। ठीक हो गया, तो ये माल्टीगो मेरे पास खुल गया। और अच्छा, अब जब माल्टीगो खुल गया ना तो इसमें बेसिकली माल्टीगो चलता काम कैसे करता है कि ये डिफरेंट जो सर्विसेज इंटरनेट पे एक्सपोज मतलब होती है ना, उनकी एपीआईज को यूज़ करता है। एपीआईज को यूज़ करते हुए उनके साथ लिंक हो जाता है और फिर उनसे इंफॉर्मेशन गैदर करके आपको एक सिंगल स्क्रीन पे लाके दे देता है। जस्ट फॉर एग्जांपल ये अगर लोड हो जाए तो फिर मैं इस पर, ठीक हो गया, ये आ गया मेरा आपका माल्टीगो। और कम्युनिटी एडिशन है, कम्युनिटी एडिशन फ्री है। और यहाँ पे अब आप अगर देखेंगे ना तो मैंने इनकी एपीआईज के साथ कुछ एपीआईज मैंने इंटीग्रेट करी। फॉर एग्जांपल मैंने शॉर्डन की एपीआई इंटीग्रेट करी हुई है। मैं कैसे देख सकता हूँ, यहाँ पे मैं डिटेल्स में आ गया तो ये शॉर्डन की डिस्क्रिप्शन आ रही है और इधर डिटेल्स भी आ रही होंगी ये सेटिंग्स में। ठीक हो गया, तो ये शॉर्डन की एपीआई आ रही है जो कि मैंने यहाँ पे ऐड करा दी। तरीका क्या होता है, सिंपल सा, ये आ रहा है जैसे द मूवी डेटाबेस आ रहा है। अब मैं इसके इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा, आर यू श्योर यू वांट टू इंस्टॉल, ओके ठीक है, ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। और बाज़ औक़ात ये एपीआई की मांगता है, बाज़ औक़ात नहीं मांगता। जब एपीआई की मांगता है तो मैं बता देता हूँ कि हम किस तरह से जाके एपीआई की रजिस्टर करा सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे आप लोगों को माल्टीगो का, मैं कोई माल्टीगो का प्रॉपर ट्यूटोरियल ये नहीं बना रहा, ना मैं बनाऊंगा। मैं सिर्फ ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता हो, क्योंकि माल्टीगो बेसिकली मेरे प्लान में था भी नहीं। ठीक हो गया, लेकिन सिर्फ ओवरव्यू देने का मकसद ये है कि जब आप लोग ये कोर्स कंप्लीट कर लें तो आप लोगों को एक अच्छे खासे नंबर ऑफ़ टूल्स का ओवरव्यू होगा, पता होगा कि यार कौन सा टूल किस तरह से काम करता है। तो ट्राइंग, आई थिंक ये पता नहीं रीचेबल हो भी पा रहा है नहीं हो पा रहा मूवी डेटाबेस पे, लेकिन जैसे ही ये रीचेबल हो जाएगा तो सिंपल सा विजर्ड होगा। हो सकता है ये एपीआई की मांगे, हो सकता है ना मांगे। अगर एपीआई की मांगेगा
तो हमें क्या करना होगा, जैसे कि मैंने शॉर्टन के साथ इंटीग्रेट यहाँ पे करा हुआ है। शॉर्टन कहाँ गया, ये रहा। अगर मांगेगा तो मैं क्या करूँगा, shorten.io पे जाऊँगा यहाँ पे, और यहाँ पे रजिस्टर करके मैं, ये ऊपर आ रहा है शो एपीआई की, अपनी एपीआई की जनरेट कर लूँगा। एपीआई की जनरेट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, और ये आ गया। ये इस तरह से मैं रजिस्टर हो गया था, ठीक है। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ तो मैं बार बार रजिस्टर नहीं करूँगा, ठीक है। ये आ रही है मेरी एपीआई की, और ये मैं ब्लर कर दूंगा। मैं ये चाहूँगा कि आप लोग अपनी रजिस्टर करें, ठीक है। रजिस्टर करने के बाद इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ अपने यहाँ पे माल्टीगो में। और माल्टीगो बेसिकली जो है ना, आप लोग को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के साथ, इंटेलिजेंस सर्विसेज के साथ इंटीग्रेट करा देता है, और उन सब को यूज़ करते हुए आप अपना एक जो है ना रिकॉनेसेंस कर सकते हैं तमाम इन फीड्स को यूज़ करते हुए। कि मतलब अगर आपको किसी बंदे की या किसी पर्सन की वो करनी है, रिकॉन्सेंस करनी है, उसके सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, तो आप ये सोशल लिंक्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। वो डिफरेंट फेसबुक पे जाएगा, लिंक्डइन पे जाएगा, वहाँ से उनकी इंफॉर्मेशन डिस्कवर करेगा, आपको बताएगा, सो ऑन। तो एक मैं बेसिक सा फ्रेश वो करके भी दिखा देता हूँ। न्यू प्रोजेक्ट, और ये मेरे पास आ गया यहाँ पे पैलेट। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना, पैलेट में से मैं फॉर एग्जांपल मैं उर्दू आईटी अकेडमी के ऊपर शिफ्ट करता हूँ, ठीक है। मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करा, यहाँ पे लिख देता हूँ urduitacademy.com, urduitacademy.com, ठीक हो गया। अब ये मेरे पास उर्दू आईटी अकेडमी। अब मैंने इस पर क्या इन्फॉर्मेशन डिस्कवर करनी है, मैं चाहता हूँ कि भाई देखूँ कि भाई इसका जो है नेम सर्वर क्या है। ये मैं इस पर एक एक करके क्लिक करता जाऊँगा। नेम सर्वर कर दिया। MX सर्वर क्या है। अब ये आप यहाँ नीचे देखें, ये आना शुरू हो गया। रनिंग ट्रांसफॉर्म टू डीएनएस नेम, रनिंग ट्रांसफॉर्म टू डीएनएस नेम, मेल सर्वर 1 एंटिटी, ठीक हो गया। ये जैसे जैसे होता जाएगा मुझे यहाँ डिस्कवर करा देगा। स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी, SPF रिकॉर्ड, सो ऑन, और टू फ़ोन नंबर्स, टू ईमेल एड्रेसेस, टू IPv4 विद होस्ट नेम, सो ऑन। अच्छा, अब ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। इसको कंप्लीट होने दें। जैसे ही ये कंप्लीट होगी तो आप देखिएगा मेरे पास जो है ना एक ग्राफ बना हुआ आ जाएगा, और उससे फिर मुझे कितनी आसानी होगी अपनी जो है ना आगे के लेवल्स में जाने में, कि जब मैं इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस प्रॉपर वे में गेन कर लूँगा तो मैं उसको किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। ये इसने करना शुरू कर दिया, ठीक है। ये देखें आप, अब इसने मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल के दी, कि भाई मेरे नेम सर्वर्स इसने मुझे बता दिए। ये अभी बस कर रहा है, ये अभी बीच में डिस्कवर कर रहा है ये, ठीक हो गया। एक इसने मुझे ईमेल निकाल दिया कि ये ईमेल है, ये फ़ोन नंबर इसने मुझे दे दिया, यहाँ पे नेम सर्वर सारे निकाल दिए। अभी ये इन प्रोसेस है। तो खैर, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि बेसिकली इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए अब मेरे पास ये नेम सर्वर्स आ गए। तो मैं अब इन नेम सर्वर्स पे मैं ये चाहता हूँ कि भाई इन नेम सर्वर्स के आईपी एड्रेसेस क्या है, इसका आईपी एड्रेसेस क्या है, टू आईपी एड्रेस। अब ये इसको डिस्कवर करके मेरे पास एक प्रॉपर बहुत अट्रैक्टिव सा ग्राफ बन जाएगा, ठीक हो गया। ये वाला टैब मैं क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि मुझे चाह रहा हूँ कि मेरे पास स्पेस आ जाए स्क्रीन में।
SPF रिकॉर्ड यहाँ आ गया, ईमेल में सारे इधर ले आया। तो अब इससे मुझे क्या हुआ कि इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिल जाएगी अपनी चीज़ों को एक जगह पे अलाइन करने में, और बेसिकली नेक्स्ट फेजेस में जाने के लिए मेरे पास अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। जितनी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है वो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है। यहाँ पे अब 94% हो गई, 94% हो गया। ये IP भी आना शुरू हो गया मेरे पास, क्योंकि मैंने ट्रांसफॉर्मेशन लगाई हुई है। ये दूसरे का IP आ गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये मतलब प्रॉपर एक मेरे पास एक ग्राफ बन जाएगा, और इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिल सकती है अपनी चीज़ों को पेन टेस्टिंग एक्टिविटी को अलाइन करने में। ठीक हो गया। तो दिस इज़ माल्टीगो। और जो है माल्टीगो के बाद नेक्स्ट स्लाइड पे अच्छा, अभी इसमें एक और चीज़ ये कि हम लोगों ने, मैंने आज के लेक्चर में आपको शॉर्डन बताया, आर्काइव ऑर्ग बताया, हुइज़ बताया, हुइज़ क्या होता है, DNS डम्पस्टर बताया, यूगेट सिग्नल बताया कि इनसे हम किस तरह से इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। माइल्टीगो की बेसिक्स थोड़ी सी बता दी कि किस तरह से यूज़ हो सकता है। बाकी आप इसको डाउनलोड करें, रजिस्टर करें, कम्युनिटी एडिशन फ्री है, इसको यूज़ करें। गूगल हैकिंग डेटाबेस क्या होता है, या गूगल डॉक्स जो हम कहते हैं, ये एक और चीज़ कि देखें बेसिकली गूगल जो है ना, google.com.pk, आप गूगल के सर्च इंजन को इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। जिस तरह एक नॉर्मल यूज़र गूगल पे जाता है, सर्च इंजन यूज़ करता है और अपनी क्वेरीज़ को सर्च करता है, इसी तरह एक हैकर गूगल से वो डेटा भी एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकता है जो कि उसके लिए शायद यूज़फुल हो सकता है। फॉर एग्जांपल, मुझे एडमिन पैनल सर्च करने हैं। ठीक है। जितने भी गूगल पे एडमिन पैनल इंडेक्स हुए हैं, तो मैं क्या करूँगा कि मैं गूगल के डॉक्स यूज़ करूँगा। गूगल के डॉक्स क्या हो सकते हैं वो मैं आप लोग को पूरी चीट शीट दूंगा, लेकिन कुछ मैं खुद यूज़ करने की ट्राई कर रहा हूँ। इन टेक्स्ट एडमिन लॉगिन, इन टाइटल एडमिन लॉगिन। ठीक हो गया, टाइटल एडमिन लॉगिन। अब ये जितने भी मेरे पास पेजेस आए हैं, अगर ये मैं सारे एक एक करके खोलूँगा तो ये मेरे पास एडमिन के लॉगिन पेजेस हैं। ठीक हो गया। ये खुल नहीं रहा, तो मैं आगे कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि मैं आई डोंट वांट टू बी ऑफेंसिव, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन कि अब ये जितने भी मेरे पास पेज यहाँ पे लिस्ट हो रहे हैं ना सर्च इंजन पे, वो एडमिन के लॉगिन पेजेस हैं। अब जस्ट फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यार मैं जो है ना पर्टिकुलर बैंक की या बैंक की जो है APK फाइल या कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशंस डिस्कवर करने की कोशिश करूं जो कहीं पब्लिश हुई हुई हूँ। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। या एक्सेल की शीट्स किसी ने कहीं अपलोड कर दी हो पर्टिकुलर बैंक की, वो सर्च करने की कोशिश करूं, तो मैं क्या कर सकता हूं कि बैंक एक्सटेंशन APK, इन टेक्स्ट बैंक एक्सटेंशन APK। ठीक हो गया। तो अब मेरे पास जो है ना ये APK फाइल्स लिस्ट होना शुरू हो गई। ये आप देख लें कि लिंक जो एंड हो रहा है ना .apk पे एंड हो रहा है, ये APK फाइल्स हैं। ठीक है। मैं आगे नहीं जा रहा, बस यहाँ तक इतना बताना काफ़ी था। अब अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ XLS, एक्सेल की एक्सटेंशन है, तो ये एक्सेल की फाइल्स आ रही हैं, एक्सेल पे एंड हो रही हैं .xls. इसी तरह से यहाँ पे अगर मैं बैंक हटा के क्रेडिट कार्ड लिख दूँ, तो ये देखें सारी एक्सेल की शीट्स आ गई हैं, इनके अंदर कहीं ना कहीं क्रेडिट कार्ड का मवाद रखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब ये डॉक्स मुझे कैसे पता चले भाई, यहाँ पे आ जाएं, ये डॉक्स की चीट शीट है। ठीक हो गया। अब अगर मुझे कोई पर्टिकुलर चीज़ चाहता हूँ कि भाई इन URL पे हो, ठीक है, ये इन URL है। अब इन URL मुझे क्या बताता है, मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल इन URL के URL में अगर कोई ऐसा कंटेंट हो admin/login.php। अब मेरे पास जितने भी ये लिंक्स आ रहे हैं ना, ये सारे एडमिन लॉगिन के, ये सारे एडमिन लॉगिन के। ठीक हो गया। ये एडमिन लॉगिन होगा कोई, ये भी एडमिन लॉगिन है कोई,
सो ऑन, ये जितने भी आ रहे हैं मैं इससे आगे नहीं जा रहा, ठीक हो गया। एडमिन लॉगिन नहीं है। इसी तरह मैं अपने इन यूआरएल को मॉडिफाई कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई वर्डप्रेस के कोई पर्टिकुलर प्लगइन का मुझे कोई मिले थे इन यूआरएल WP डैश प्लगइन स्लैश akismet डॉट php इन WP स्लैश प्लगइन्स, खैर कोई मुझे नहीं पता, कोई गलती ना कर रहा हूँ, कंटेंट स्लैश प्लगइन्स स्लैश akismet डॉट php। तो ये अब ये सारे पर्टिकुलर प्लगइन्स वाली वेबसाइट्स आ गई मेरे पास, ठीक है। वर्डप्रेस में क्या होता है कि कोई प्लगइन वल्नरेबल है, हमें सिर्फ वो साइट सर्च करनी है जो कि वो प्लगइन यूज़ कर रही है। मैं ये डॉक यूज़ कर सकता हूँ, ठीक हो गया। तो ये इन यूआरएल का मकसद है कि यूआरएल में कोई भी चीज़ रखी हुई होगी वो आपको फैच करा देगा। साइट से क्या होता है कि भाई मैं सर्च करना चाह रहा हूँ कि मतलब मुझे सर्च करना है समथिंग हैकिंग का कीवर्ड ओनली इन urduitacademy.com urduitacademy.com इस पर्टिकुलर साइट में सर्च करना है। अब मेरे पास जितना भी डेटा आ रहा है वो सिर्फ उर्दू IT अकेडमी से आ रहा है, ये देख रहे हैं आप, सिर्फ urduitacademy.com का लिंक है ये, और कहीं से भी कुछ नहीं आ रहा। ये अटैक कब यूज़ होता है, ये मतलब ये हैकर कब यूज़ करते हैं, अगर किसी को सिर्फ पर्टिकुलर कंट्री की NIC को टारगेट करना है। जैसे कोई कहता है कि भाई मुझे सिर्फ .com.pk को करना है, तो वो ये कर देगा com.pk। अब जितना भी कंटेंट आएगा वो सिर्फ .com.pk की साइट से आएगा। मैं अपना इस पेलोड, ये जो मेरा डोर है, इसको मॉडिफाई भी कर सकता हूँ इन url/admin/login.php। अब अच्छा जी, आई एम नॉट रॉबॉट, क्योंकि मेरी असल में मेरी IP से अजीब सा ट्रैफिक जनरेट हो रहा था, तो इसलिए गूगल को मेरे पे शक हुआ कि कहीं ये कोई बॉट ना हो। क्रॉस वॉक्स समझ ही नहीं आ रहा है ये तो, ओके ठीक है। अब ये आप सिर्फ देखें .com.pk और ये जो है ये सिर्फ डोमेन जो है ना .com.pk का डोमेन है, वहाँ के एडमिन पैनल से उठा रहा है, ये सिर्फ पाकिस्तानी NIC। इसी तरह से अगर मैं इसको .us कर दूँ या .any कंट्री कर दूँ, .gov कर दूँ, किसी भी पर्टिकुलर कंट्री की गवर्नमेंट के डोमेन्स को यहाँ टैग कर दूँ, तो उनके सिर्फ गवर्नमेंट के डोमेन्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, और उनके एडमिन पैनल्स अगर सर्च इंजन पे इंडेक्स हुए हुए हैं तो वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। सो दैट्स हाउ इट गोज़, ठीक हो गया। आपके यूज़ करने की स्ट्रैटेजी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ रिकॉनेसेंस की, ये आप किस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी जैसे मैंने हुइज़ बताया, हुइज़ में जाके हमने जो है सर काशिफ इकबाल का जो नंबर आ रहा था 042 वाला, वो हमने ट्रेस कर लिया, उनका ईमेल आईडी ट्रेस कर लिया। ऑल्दो ये इन्फॉर्मेशन गलत है, हमने जानबूझ के गलत रखी हुई है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी सिक्योरिटी अवेयर और मेच्योर्ड लोग हैं, ठीक है। लेकिन वो मोस्टली लोग ऐसे नहीं हैं, उन्होंने अपने एक्चुअल नंबर्स रखे होंगे, एक्चुअल ईमेल एड्रेसेस रखे होंगे। उनको अगर कोई टारगेट करे तो वो शायद उसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए सोशल इंजीनियरिंग अटैक में, कि कोई ईमेल करे कि भाई पासवर्ड एक्सपायर हो रहा है चेंज करो, तो माइट भी पॉसिबल कि उनका डोमेन एडमिन जो है वो ट्रिक हो जाए, ठीक हो गया। सो दिस इज़ द थिंग कि आज हमने 1 2 3 4 5 इन 5 चीज़ों को देखा। गूगल डॉक्स को देखा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, माइल्टीगो को देखा, ठीक हो गया। और नेट डिस्कवर और एंग्री IP स्कैनर हम पहले भी देख चुके हैं एक लेक्चर में, और माल्टीगो देखा। सब लिस्टर और रिकॉन NG रह गया, ठीक हो गया। तो अब देखते हैं कि हो सकता है कि ये लिस्ट अगेन इवॉल्व हो। और सब लिस्टर का मैं पर्पस बता देता हूँ। सब लिस्टर बेसिकली सब डोमेन ब्रूट फोर्सिंग के लिए यूज़ होता है, कि एक डोमेन है उसके कितने सब डोमेन्स हैं तो वो ब्रूट फोर्स कर देता है, ठीक हो गया। रिकॉन NG सेम माल्टीगो टाइप का टूल है, बट इज़ अ CLI बेस्ड, और ये भी डिफरेंट APIs को, प्लेटफॉर्म की APIs को यूटिलाइज करता है फॉर इंफॉर्मेशन गैदरिंग। और जो है इसके बाद हमने Nmap Nessus Metasploit एक तरह से कंप्लीट कर लिया है, मतलब मेरे पर्सपेक्टिव से हमने कंप्लीट कर लिया है। और अब जब हम जाएंगे, हम एक मैं पेंटेस्ट लैब प्लान कर रहा हूँ पूरी, ठीक होगी। उसमें जैसे कि मैंने पहले भी शायद किसी लेक्चर में बताया था कि उसमें ऑलमोस्ट जो है ना एक मैं डमी सी कंपनी बनाऊंगा, ठीक हो गया। उसकी एक वेब चल रही होगी, उसके पीछे जो है कुछ कॉर्पोरेट नेटवर्क सा बना हुआ होगा, 3 4 मशीन्स चल रही होंगी, एक विंडोज़ की एक्टिव डायरेक्टरी होगी, और एक आध लिनक्स की मशीन चल रही होंगी,
और एक आध कोई एडमिनिस्ट्रेटर का पीसी होगा, तो उस नेटवर्क को हम पेन टेस्ट करेंगे और बिल्कुल मतलब पेन टेस्टिंग अप्रोच से जाएंगे। वायरलेस नेटवर्क के थ्रू उसके सिग्नल्स भी आ रहे होंगे, तो हम वाईफाई नेटवर्क को हैक करके नेटवर्क में घुसेंगे, वेब सर्विस एक्सपोज हुई भी होगी उसको एक्सेस करेंगे, उस वेब सर्विस को ब्रूट फोर्स करेंगे, उसके वेब टीपी या इस तरह से उसको ब्रूट फोर्स करके वेब सर्वर के अंदर घुसेंगे। वेब सर्वर से हम पिवट करेंगे इंटरनल नेटवर्क पे। पिवटिंग क्या होती है वो भी हम तब देखेंगे। ठीक हो गया, तो ये हो गया हमारा यहाँ तक का लेक्चर। और एक और चीज़ मैं ये सोच रहा था कि बर्प सूट भी बता दूं। बर्प सूट का ये है कम्युनिटी एडिशन, ठीक है, ये सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ। ये बेसिकली वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है। बताने का मकसद ये है कि आप लोग को जस्ट एक थोड़ा सा सेंस आ जाए इन टूल्स का। ठीक हो गया, ये बर्प है, टेम्प्रेरी प्रोजेक्ट, कम्युनिटी एडिशन है, फ्री है, स्टार्ट बर्प। और बर्प स्वीट आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बर्प स्वीट डाउनलोड, यहाँ पे पोर्ट स्वेगर की प्रोडक्ट है, यहाँ पे आए आप कम्युनिटी एडिशन डाउनलोड का ये लिंक है। फॉर विंडोज 64 बिट कर लें, या अगर आप लोग जार में यूज़ करना चाह रहे हैं जावा के लिए वो यूज़ कर लें। और बेसिकली ये करता क्या है बर्प सूट के, आपका जो भी वेब का जो ट्रैफिक है ना वो इंटरसेप्ट करने की कोशिश करता है और आप उसको मॉडिफाई करके उसको आगे निकालते हैं। अभी तक के लिए सिर्फ इतना समझ लें, मेरा ख्याल है काफ़ी होगा। या एक मैं छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दिखा देता हूँ। इसको मैं 127.0.0.1 पे इंटरसेप्शन इज ऑन। ये जो प्रॉक्सी है मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रॉक्सी अपनी मैं ये वाली डालूंगा, बर्प की जो आ रही है 127.0.0.1.80.80। ये मुझे पता कैसे चला, मैं यहाँ पे आया, बर्प मैंने ओपन करा, प्रॉक्सी के टैब में आके ऑप्शंस में आया, और यहाँ पे मैंने एक प्रॉक्सी रन हो रही है 8080 पोर्ट पे, वो मैंने अपने ब्राउज़र में आके यहाँ पे डाल ली। ठीक हो गया, ब्राउज़र में आया, ओपन प्रॉक्सी सेटिंग, प्रॉक्सी चेंज कर ली। अब क्या होगा कि मैं जो भी वेबसाइट खोलूँगा वो मेरे पास यहाँ आके ब्राउज़र में इंटरसेप्ट होना, यहाँ पे इंटरसेप्ट होना शुरू हो जाएगी। इंटरसेप्ट इज़ ऑन, हिस्ट्री ये आना शुरू हो गई। ठीक हो गया, तो ये मैं इंटरसेप्ट पे आता हूँ। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इस पे आया, ये इसने मुझे रिक्वेस्ट बना के दिखा दी। ठीक हो गया, जो लोग वेब डेवलपर्स हैं या जो समझते हैं कि भाई वेब में फॉर्म्स क्या पोस्ट होते हैं, जो कि डेवलपमेंट जानते हैं, वेब के हेडर मैसेजेस समझते हैं, वो ये चीज़ पढ़ सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। जो नहीं समझते हैं उनको पहले उस फेज से निकलना पड़ेगा। जो बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल पे पेन टेस्टिंग कर रहे हैं, या जो मतलब बिल्कुल उनका करियर फ्रेशली स्टार्ट हुआ है, ये चीज़ अभी उन लोगों के लिए नहीं है। ठीक हो गया, मैंने रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करा और यहाँ से मैं बेसिकली क्या कर सकता हूँ कि मैं रिक्वेस्ट को मॉडिफाई करके आगे भेज सकता हूँ। मैं देख सकता हूँ कि अगर मैं कोई पर्टिकुलर रिक्वेस्ट मॉडिफाई कर रहा हूँ या उसके अंदर अपना कोई पेलोड रखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे उसमें क्या रिस्पॉन्स आता है। कोई चीज़ इंक्लूड करने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई चीज़ रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसमें मुझे क्या रिस्पॉन्स मिलता है। तो ये सिर्फ एक मैं ओवरव्यू लुक दिखाना चाह रहा हूँ कि भाई बर्प स्वीट भी कोई चीज़ होती है। ठीक हो गया, मैं यूज़ करना नहीं बता रहा, सिर्फ मैंने एक प्रॉक्सी डला के दिखा दिया कि भाई किस तरह से इंटरसेप्शन होती है। अभी यूज़ करना नहीं बता रहा। माइट बी पॉसिबल कि हम शायद कहीं ब्रूट फोर्सिंग के लिए अपनी पेंटेस्ट लैब में जो एंड में एक एक्सरसाइज करेंगे ब्रूट फोर्सिंग के लिए, शायद मैं इसका इंट्रूडर यूज़ करूँ वेब फॉर्म को ब्रूट फोर्स करने के लिए। तो वहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से इसका इंट्रूडर यूज़ होता है, वहाँ पे थोड़ा सा पर्पस भी इसका समझ आएगा। अभी पर्पस समझ नहीं भी आया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ एक, क्योंकि मैंने यहाँ पे नाम लिखा हुआ था बर्प स्वीट का, तो ये सिर्फ पहली झलक दिखाना इसका मकसद था। यहाँ पे आगे के लेक्चर में बर्प स्वीट की भी बेसिक सी एवेल्यूएशन हम करेंगे और इसको भी समझेंगे। ठीक हो गया, तो ये चीज़ हो गई। और जो है अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि आज का लेक्चर जब मैं बना रहा था, क्योंकि अभी तक मेरे जितने भी लेक्चर्स आ रहे थे वो सारे 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे के ऐसे आ रहे थे। ठीक है, और मोस्टली मैं थ्योरेटिकल एक्सपेक्ट को कवर कर रहा था। थ्योरी को भी कवर करने का एक मकसद था। मकसद ये था कि जब आपकी थ्योरी स्ट्रांग होगी ना, तो कल को अगर सोहेब आलम ट्यूटोरियल्स ना भी बना रहा हो
तो आप लोग इतने कैपेबल होगे कि आप खुद जाके गूगल पे जाके इतने टेक्निकली साउंड होगे कि चीज़ों का पता होगा कि चीज़ें कैसे चल रही हैं। कोई नई चीज़ भी आएगी ना, उसकी पेन टेस्टिंग करनी होगी, असेसमेंट करनी होगी, तो वो भी कर सकते होगे। ठीक हो गया। लेकिन उससे पहले सवाल उठता है कि अगर मैं अपनी बात करूं, मुझसे कुछ लोगों ने पूछा कि भाई आपको कितने साल हो गए, आपने कैसे करा, तो हाउ डिड आई लर्न टू हैक। ये मेरा ख्याल है कि सवाल ये नहीं होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि हैकिंग पे आने से पहले ना एक फेज था मेरा, जो कि ये था कोडिंग, नेटवर्किंग, एडमिनिस्ट्रेशन, लिनक्स, विंडोज, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सब कुछ मैं साथ साथ करता रहा। मैं सिर्फ और सिर्फ मैंने हैकिंग नहीं सीखी, सिर्फ और सिर्फ मैंने पेन टेस्टिंग नहीं सीखी। अगर मैं ये बोलता ना कि यार मैं कोडिंग भी नहीं सीखना चाहता, मैं जो है ना नेटवर्किंग भी मुझे नहीं पढ़नी, भाई ये ओएस है क्या होता है मुझे नहीं पता, एक्टिव डायरेक्टरी विंडोज़ क्या होती है, मुझे तो पेन टेस्टिंग सीखनी है, तो आप पेन टेस्टिंग नहीं सीख सकते। अगर आपको किसी चीज़ की सिक्योरिटी एवल्यूशन करनी है, अगर आपको वेब की सिक्योरिटी एवल्यूशन करनी है, उसकी पेन टेस्टिंग करनी है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वेब किस तरह से बनती है, फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, डेटाबेसेस क्या होते हैं। अगर आपको हर पेन टेस्टिंग के अंदर आप चाहते हैं कि आपको हर चीज़ के ऊपर कमांड हो, कोई बोले कि भाई नेटवर्क पेन टेस्टिंग करनी है वो करो, इंफ्रास्ट्रक्चर पेन टेस्टिंग करनी है वो करें, मोबाइल ऐप करनी है, विंडोज़ ऐप करनी है, वेबसाइट करनी है, डेटाबेसेस करनी है, तो आपको हर चीज़ के ऊपर आपको हाथ डालना पड़ेगा, चाहे वो कोडिंग हो, नेटवर्किंग हो, लिनक्स हो, विंडोज़ हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, कुछ भी हो। ठीक हो गया। मेरी पर्सनल स्किल्स मैंने स्टार्ट करा था वेब डिज़ाइनिंग से, देन आई स्टार्टेड विद PHP, और आई एम अ हार्ड कोर PHP डेवलपर। मतलब हार्ड कोर PHP डेवलपर मीन्स के आई कैन वर्क ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग PHP, और डिफरेंट PHP के फ्रेमवर्क्स पे मुझे उबूर हासिल है। आई कैन ईजिली कोड एनी CMS ऑन PHP। ठीक हो गया। देन वेब डिज़ाइनिंग और इनसे हट के मुझे कोडिंग नो हाउ है, आई नो के कोडिंग किस तरह होती है। PHP का हार्ड कोर कोडर हूँ, इसके अलावा C++, जावा, पाइथन, पर्ल, इन सब पे मैंने थोड़ा बहुत हाथ मारा हुआ है। हार्ड कोर कोडर नहीं हूँ, बट थोड़ा बहुत हाथ मारा हुआ है। मीन्स के मुझे पता है कि इनकी कोडिंग दिखती कैसी है। अगर कभी कोई कोड रीड करना हो, किसी कोड को एवेल्युएट करना हो, तो वो मैं कर सकता हूँ। उसके लिए ज़रूरी क्या चीज़ थी कि सिर्फ PHP से हट के मैं डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कोड को भी पढूं, और बेसिक नो हाउ मैं समझूं कि भाई उनकी जो है कोडिंग बेसिक लेवल की किस तरह से करी जा सकती है। ठीक हो गया। देन बैच स्क्रिप्टिंग, विंडोज़ में बैच स्क्रिप्टिंग ऑन लिनक्स, इसका मुझे आइडिया है, मैंने ये चीज़ें भी पढ़ी। लिनक्स और विंडोज़ दोनों पे मैंने उबू कमांड हासिल करी। विंडोज़ में एडमिनिस्ट्रेशन और सर्वर 2008 टू सर्वर 2012, अब 16 आ गया, आई बिलीव 19 भी कहीं ना कहीं होगा। तो आई एम नॉट ऑल दो कि अब मैं विंडोज़ एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हूँ, अब मैं लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हूँ, बट आई हैव बीन थ्रू दीज फेजेस। लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ी समझी करी, विंडोज़ एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ी समझी करी। ठीक हो गया। फिर नेटवर्किंग भी पढ़ी और समझी और इसको करा भी। और आई स्टार्टेड माई करियर एज नेटवर्क इंजीनियर। ठीक है, जब मैंने अपना करियर स्टार्ट करा था तो वो नेटवर्किंग से ही करा था। और आई थिंक कि मैं शायद इस लेक्चर में नहीं, बट किसी लेक्चर में मैं ये, क्योंकि लोगों ने मुझसे सवाल करा कि हाउ डिड आई गेट इनटू साइबर सिक्योरिटी, तो वो एक फेज़ एक अलग है, अलग स्टोरी है, उसको भी किसी ना कहीं डिस्कस करेंगे। तो मेन चीज़ ये कि भाई आपको जो है ना परसिस्टेंट रहना है। मुझे याद है मैंने जब अपना पेन टेस्टिंग और ये लर्निंग स्टार्ट करी थी, तो मोर देन 18 आवर्स अ डे भी मैं कंप्यूटर स्क्रीन के सामने स्टिक होके बैठता था। और मतलब जब कोडिंग कर रहा हूँ, देखें अगर परसिस्टेंसी नहीं होगी, आप बस ऐसे बैठेंगे कि 2 घंटे चीज़ें सीखी, हर हफ्ते इतवार में मेरा लेक्चर आता है, बस ये लेक्चर देखा, इसके बाद प्रैक्टिस नहीं करी, यार अगले हफ्ते करेंगे, 2 हफ्ते करेंगे, तो भूल जाएं, नहीं सीख सकते। मैं मुझे याद है कि मैं ईद हॉलीडेज़ पे जब होते थे, तो मैं 2-2 3-3 दिन सोता नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा कि अपनी हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ करें, ठीक है, मैंने करा, गलत करा, 2-2 3-3 दिन तो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, इतना नहीं। लेकिन एटलीस्ट दिन के जो है ना आपने 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे आपने कंप्यूटर स्क्रीन के आगे देने, एथिक्स को फॉलो करते हुए। ठीक है, स्क्रीन में बिल्कुल ना घुस जाएं जैसे ये बंदा घुसा हुआ है, आंखें कमज़ोर हो जाएंगी, हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। बट आपने टाइम देना है, टाइम नहीं देंगे तो सीख नहीं सकते। मैंने इस तरह से सीखा, चीज़ें, नई चीज़ें पढ़ता गया, समझता गया। फिर देयर आर इन्फिनिट नंबर ऑफ ब्लंडर्स, मिस्टेक्स एंड मिसकंसेप्शंस अभी भी हैं, अभी भी काफ़ी चीज़ों में मैं माइट भी पॉसिबल कि बहुत सी चीज़ों में मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ठीक हो गया। तो ये पार्ट है आपकी लर्निंग का। मैंने ब्लंडर्स करे, मिस्टेक्स करी, बहुत सी जगहों पे मिसकंसेप्शंस थे, वो टाइम टू टाइम क्लियर होते गए।
और फिर लास्ट में वही बात रिपीट कर रहा हूँ, डोंट ओनली लर्न टू हैक, सिर्फ हैकिंग ना सीखें, कोडिंग, नेटवर्किंग, एडमिनिस्ट्रेशन, लिनक्स, विंडोज़, इन सब चीज़ों को पढ़ें। सिर्फ हैकिंग सीखेंगे, हर हफ्ते इतवार में जो मेरा लेक्चर आता है, हर सैटरडे संडे में एक लेक्चर खोल के पढ़ेंगे तो फ़ायदा नहीं है, वो भी भूल जाएंगे। ठीक हो गया। और लास्टली कि ये एक वो बात है जो कि मैं कहता हूँ, इसके बाद बस लेक्चर क्लोज कर रहा हूँ, इफ़ यू आर नॉट टैलेंटेड बट परसिस्टेंट यू कैन डू इट। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि मतलब भले आपको लगता हो कि मुझे भी शुरू में नहीं लगता था, ठीक है, क्वालिफिकेशन वाइज आई एम नॉट दैट मच क्वालिफाइड, लेकिन नॉलेज वाइज मैंने इंटरनेट पे बहुत लर्निंग करी, बहुत कुछ सीखा, पूरे पूरे आर्टिकल्स पढ़े, नंबर ऑफ़ वीडियोस देखता गया, सीखता गया, पढ़ता गया, फिर ये सीखा कि भाई अपने अंदर कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना है। बट नॉट इन दिस वीडियो, मे बी अनदर वीडियो, माइट बी लास्ट लेक्चर में हम ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हो कि अब आगे क्या करना है। तो चलते हैं कि भाई आज के लिए मेरा ख्याल है इतना काफ़ी था, बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर हो गया है, मुझे नहीं आइडिया, अभी मैं वीडियो रेंडर करूँगा तो देखूंगा कि कितने घंटे का लेक्चर हो गया। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में जो कि लेक्चर 12 होगा, और टिल देन अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, किसी को क्वेरीज हो, मैंने अल्लाह हाफिज़ कर दिया, देखा नहीं आगे भी है, तो भाई फॉर्मेलिटी, लिंक्डइन का लिंक है, आप लोग रिक्वेस्ट भेज के क्वेरीज कर सकते हैं। और फेसबुक को लाइक करें, यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, हर वीडियो में बोलता हूँ, और शेयर भी करें, और जो कम्युनिटी के लोग हैं उनको भी बुलाएं, उनको भी बोलेंगे भाई उर्दू IT अकेडमी को लाइक और सब्सक्राइब करें। और अब जो है अगले लेक्चर में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।